भाई इसमें दे रखा है ई एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, ई एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो दे रखा है। तो कॉमन सेंस वाली बात है कि y इक्वल टू माइनस एक्स और एक्सपोनेंशियल जो इंटरसेक्शन होगा वो नेगेटिव साइड होगा, ठीक है। दूसरी बात ये इसने बोला है कि एक्स नॉट के अबाउट, तो जी एक्स नॉट प्लस ई एक्स नॉट, तो ई एक्स नॉट जो होगा वो फाइनाइट होगा, ऐसा बोल सकते हैं, और डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स नॉट, तो लिमिट्स की ये एल ऑर्बिटल रूल लगाएंगे क्योंकि जीरो बाई जीरो फॉर्म है, तो यहाँ पर हो जाएगा जी डैश एक्स नॉट। तो ये ऑप्शन वाइज अगर देखें तो जी डैश, क्योंकि इसका डेरिवेटिव वन हो जाएगा बिकॉज एक्स नॉट जो है वो कांस्टेंट है, तो जी डैश एक्स नॉट की इसने वैल्यू दे रखी कि अल्फा इस पर जीरो होगा, 3 पर जीरो होगा, 2 पर 1 होगा, जो भी है। तो हमें मेन मोटिव हमारा क्या है कि हमें जी डैश एक्स नॉट निकालना है, ठीक है। तो अगर हम जी डैश निकालें तो जी डैश एक्स, और ये ध्यान रखना है कि हमें इसको भी यूज करना है, ई एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। तो जब हम एक्सपोनेंशियल आएगा तो हम माइनस एक्स रिप्लेस इसमें कर सकते हैं, क्योंकि एक्स नॉट सेटिस्फाई कर रहा है उसको, और मुझे रखना भी आखिर में एक्स नॉट है आफ्टर डूइंग डेरिवेटिव। तो अगर डेरिवेटिव करेंगे तो ये नीचे वाले का होल स्क्वायर हो गया, कोई मतलब नहीं है, वैसे भी हमने जीरो करना है उसको, मतलब देखना है क्या वैल्यू है। तो नीचे वाला तो होल स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3 और x का हो गया 1 e की पावर x और प्लस x e की पावर x लिखा है, फिर प्लस 3 और माइनस अल्फा e की पावर x और माइनस अल्फा, ये हो गया वैल्यू, ठीक है। और उस समय कांस्टेंट क्या होगा भाई, देखो सामने मुझे कंपेयर करना है, तो इसमें कॉमन निकाल सकते हैं 3 को, तो यहाँ से 3 कॉमन आ गया, तो e की पावर x प्लस 1 कॉन्स्टेंट है, मतलब ऐसा मान लो कि पूरा बाहर 3 लिखा हुआ है, ठीक है। और माइनस में अब ये पूरा टर्म सेम रहेगा, 3 की एक्स ई की पावर एक्स प्लस 3x माइनस अल्फा ई की पावर एक्स माइनस अल्फा एक्स, और डेरिवेटिव नीचे वाले का हो जाएगा ई की पावर एक्स, ऐसा। इसमें भी 3 है तो कोई मतलब नहीं है। अब देखो अगर मैं ई की पावर एक्स को ध्यान से देखूँ तो मुझे एक्स ई की पावर एक्स को मैं माइनस एक्स रिप्लेस करता हूँ एट एक्स नॉट, मुझे वैसे भी एक्स नॉट इसके अंदर रखना ही है। तो ये वैल्यू जो है एक्स माइनस ये हो जाएगा माइनस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 3x माइनस 3x स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये हो जा रहा है प्लस 3, ये हो जाएगा प्लस अल्फा एक्स एंड माइनस अल्फा, और ये लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स, ठीक है। माइनस में ये कितना हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस अल्फा और x, और ये लिखा है माइनस अल्फा एक्स, और ये लिखा है माइनस एक्स, ऐसा। तो ये तो ऐसे ही कट गया। अगर मान लीजिए, ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए अल्फा की वैल्यू 3 हो जाए तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वैल्यू ये वाली कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बचा क्या, सिर्फ माइनस 3x स्क्वायर और 1 माइनस एक्स बचा, और माइनस में यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस माइनस प्लस, तो प्लस अंदर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 3x माइनस 3x स्क्वायर। तो क्या ये जीरो हो जा रहा है 3x, तो ये हो जा रहा है ठीक है, एक मिनट, अच्छा यहाँ पर भी x है ना आगे, तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, हाँ, तो माइनस 3x क्यूब और ये हो गया प्लस 3x क्यूब, ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर माइनस 3x स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया, जीरो। यस, अल्फा 3 पर वैल्यू जीरो हो जा रही है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अच्छा सवाल था भाई। अगले सवाल में क्या दे रखा है अपने को, x मोर देन 0 y मोर देन 1/x। भाई y अगर मोर देन 1/x है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन तो ज़्यादा कोई हार्ड नहीं था। इसका इंक्रीजिंग स्लोप है बिकॉज x 1 है, तो y 0 पे x माइनस 1/5 आ रहा है, तो माइनस 1/5, और y 0 पे x 1/5 है, y 0 पे x 1/5 है, यहाँ पर 1/5 आएगा, और ठीक है। वैसे भी लोग दिख गया कि इंक्रीजिंग स्लोप है तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा, कुछ बढ़ बजाय पॉइंट वाला। वैसे वो माइनस 1/4 आएगा, पर कोई मतलब नहीं है उसका, पॉइंट लाइन निकाल ली। अगला इसको जीरो कर दिया तो 17/4 है, यहाँ 17/4 है, और यहाँ पर भी 17/4 आएगा बिकॉज वो 17/4 ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है, इंटरेस्टिंग बात ई है इसमें बबुआ, कि मैं जब भी सवाल करता हूँ तो रेफरेंस पॉइंट लेता हूँ 0 0। अब मेरे लिए जो लाइन है ये 4x प्लस 4y
इक्वल टू 17 है। तो 0 0 रखेंगे तो 0 0 में ये नेगेटिव सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस साइड वाला पार्ट है ये, ठीक है। 0 0 इस रीजन के अंदर आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें बात करें मतलब इस लाइन के अबाउट, तो 0 0 रखा तो ये -1 इज मोर देन 0, गलत बात है। तो यानी इस सर्व की बात कर रहा है, तो यानी कौन सा रीजन फंसा, ये रीजन, तो ये रीजन आ रहा है ऐसे, ठीक है। अब इसमें हमें दिख गया कि हमें जो एरिया लेना है वो ये वाला लेना है ना, ये रीजन चाहिए हमें। तो ये रीजन प्लस ये रीजन जोड़ लेते हैं और उसमें ये वाला रीजन कम कर देंगे, माइनस कर देंगे ये ऐसा। और ये रीजन किसका है, 1/x का है। तो वी कैन से, अच्छा ये पॉइंट निकालना पड़ेगा मेरे को, मैं वैसे भी dx ले रहा हूँ, वैसे मैं dx ले रहा हूँ, तो मुझे x1 x2 चाहिए। तो ये लफड़ा जो है, ये लाइन जो है, ये वाला पॉइंट कैसे आएगा, ये लाइन और इससे भिड़ा दो, मतलब y इक्वल टू 1/x इसमें रख दो आप। तो 1/x रखने पर कितना आ रहा है, 5x - 4/x इक्वल टू 1। तो भाई x दिख गया आपको, x इक्वल टू 1 पे ही आ जा रहा है, 5 - 4 1, तो 1 पे आ जा रहा है। ये पॉइंट x कोऑर्डिनेट 1 हो जाएगा इसका। ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, लाइन और ये लाइन, ओके। इन दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आ रहा है, 9x इक्वल टू 18 आ रहा है। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 2। y कोऑर्डिनेट निकालना ही नहीं है, टाइम वेस्ट हो करना, क्योंकि x 1 से 2 चले जाएंगे अपने। तो एक आ रहा है इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2, और किसके छत के नीचे, अपने ये लाइन के, तो ये लाइन है वो। तो इसमें y अपने को y टर्म घेरना है, तो y हो जाएगा 5x - 1/4, ठीक है, dx प्लस अगला पोर्शन ये वाला निकालना है। ये वाला पोर्शन इसका और इसका है, मतलब इसका इंटरसेक्शन है इन दोनों का। तो इसमें y 1/x रख दिया, तो 4x प्लस 4/x माइनस इक्वल टू 17, तो 16x², ये बन रहा है 16x² माइनस 17x प्लस 4। तो ऐसे आप देखो, इसमें अगर आप 4 रखोगे तो 16 प्लस 1 17 ही हो गया, तो 4 आ जा रहा है ये वाला पॉइंट ऐसा। तो 2 से लेकर 4, तो 2 से लेकर 4 एक और एरिया जोड़ेंगे, और किस छत के नीचे है, इस लाइन के नीचे है। ये लाइन दे रखा है, ये लाइन है, ठीक है। तो इसमें इसमें अपना y कितना आ गया, अपना y आ गया जी 17 - 4x/4। इस पूरे रीजन में से इतना वाला पार्ट निकाल दो जो कि 1/x के नीचे आ रहा है। तो जो भी एरिया यहाँ से आएगा, यहाँ से माइनस कौन सा केस, जिसमें आपने माइनस वो वाला केस जिसमें आपने 1 से 4 वाला रीजन ऐड कर लिया था, 1/x dx का है। तो ऐसे दिख रहा है -ln(x) लिखा हुआ है, तो -ln4 हो जाएगा ये, तो -ln4 ये वाली वैल्यू, मतलब जो वैल्यू आएगी वो यहीं से आएगी। कैलकुलेशन 33/8 आ जाएगा -ln4, ठीक है। कैलकुलेशन ही हो गया अब तो इसके अंदर इतना का। इसमें केस बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बताता हूँ मैं केस क्यों बनाना पड़ेगा। पहले मैं कलर चेंज कर दूँ, तो मेरा कर्तव्य है, कर्तव्य भाई। थीटा इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स 2 tan थीटा। और अगर आप इसको ध्यान से देखो तो साइन इनवर्स को अगर आप थीटा मान के चलते हो, तो ये एंगल हो जाएगा आपके लिए 6 tan, और ये हो जाएगा आपके लिए 9 + tan²। तो ये वैल्यू 9 - tan² आ रही है मॉड में। क्यों? क्योंकि जब आप 9 + tan² का होल स्क्वायर करोगे तो 81 + 18t² + t⁴, और -36 t² करो तो -18 t² आएगा। अब चाहे उसको t² - 9 का होल स्क्वायर बोलो या 9 - t² का होल स्क्वायर बोलो, दोनों बातें सेम है, इसलिए यहाँ पे मॉड लगाना है, बिकॉज ये नेगेटिव नहीं हो सकता। तो केस नंबर 1, जब हमने 9 - t² को पॉजिटिव माना, तो यानी कि t की वैल्यू जो भी आएगी वो -3 से 3 में आएगी। ये क्यों में आ रहा है? और दूसरा केस कि t² की वैल्यू 9 से बड़ी मान ले, मतलब ये जो मॉड है 9 - t², इट विल बिकम t² - 9, क्योंकि उसको पॉजिटिव में खुलना है माइनस लगाने के बाद। तो जो भी इस यहाँ से जो आंसर आएगा वो t की वैल्यू शुड बी मोर देन 3 यूनियन t की वैल्यू -3 से कम होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अगर -3 से 3 की बात करें तो ये जो है ये पहले क्या बन जाएगा tan इनवर्स में, ये tan इनवर्स में बन जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। पहले तो ये लिखा है मॉड में, और ये पहले प्लस में खुला इस केस में। तो जब ये प्लस में खुलेगा तो अगर हम यहाँ पे 9 कॉमन निकाल लो, क्योंकि मुझे वो x + y/1 - xy वाला फॉर्म याद आ रहा है, तो यहाँ पे हम 1 क्रिएट करते थे। तो ये बन जाएगा आपका थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan - ½ tan इनवर्स में क्या लिखा होगा,
ये लिखा होगा 2/3t अपॉन 1 माइनस t/3 का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा है। तो 1/3 में टूट गया ये, तो 2 टाइम हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू आ रहा है tan इनवर्स 2 tan थीटा, और tan थीटा वैल्यू 10/3 जो वैल्यू है, जो मल्टीप्लाई है, क्योंकि एक्स वाई शुड बी लेस देन 1, तो ये तो है पहले से ही, ये अगर 1 से कम है तभी तो काम चल रहा है अपना सही सही, क्योंकि 9 से कम है ना ये। तो ये पॉजिटिव मतलब आराम से खुल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ 2 टाइम tan इनवर्स 10/3 लिखा है ऐसा। ये समझ में आया 2 टाइम कैसे आया, बिकॉज ऑफ tan इनवर्स t/3 प्लस tan इनवर्स t/3 इक्वल टू tan इनवर्स 2/3t, है ना, 1 माइनस ऐसा। तो यहाँ से 2 कट गया और दोनों तरफ tan लगा दिया, तो tan थीटा आ रहा है 2 tan थीटा tan a माइनस b अपॉन 1 प्लस 2 tan स्क्वायर बाई 3, ऐसा लिखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5t, तो tan एक 0 आ रहा है, तो tan 0 एक आ रहा है क्योंकि सामने एक t कट जाएगा, तो यहाँ पर 5t है, तो मतलब ये हो जाएगा 3 प्लस 2t स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद इक्वल टू 5, तो 2 tan स्क्वायर आ गया 2, तो tan की वैल्यू 2 आ रही है, +1 -1, तो tan थीटा अगर एम्प्लीट -π/2 से π/2 में कोई पूछे, 2 एंगल -π/4 π/4 1 2 और 0 वाले के एंगल 0 डिग्री, 3 एंगल यहाँ से आ रहे हैं। केस नंबर 2, उस समय ये जो वैल्यू है ये कैसे खुलेगी, ये हो जाएगी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा, ठीक है। ये नेगेटिव ये कैसे खुलेगा, बिकॉज tan थीटा उस समय मोर देन 1 हो जाएगा, तो माइनस हाफ पाई माइनस, याद आया फॉर्मूला क्या होती है भाई, फॉर्मूला क्या होती है, जैसे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b क्या होता है, सिंपल अगर खुल जाएगा tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, अगर ए बी की वैल्यू दिक्कत नहीं पैदा करेगी तो, और यही पाई माइनस tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन a माइनस 1 माइनस ए बी हो जाती है अगर ए बी की वैल्यू मोर देन 1 हुई। तो इस केस में हम देख पा रहे हैं कि मोर देन 1 है ना, क्योंकि ये 1 से tan स्क्वायर बाई 9 जो है वो 1 से बड़ा होगा, 10/3 का होल स्क्वायर। तो ये जो शकल है 2 tan इनवर्स tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b जो है वो जो क्या बना, वो बन जाएगा पहले तो ऐसा, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b जो है वो ये बन जाएगा पाई माइनस ऐसा करके। तो ये जो शकल है वो किस में रिप्लेस हुई, ये हो गई पाई माइनस करके ये, अच्छा मतलब हाफ टाइम पाई माइनस करके ये हो गया 2 टाइम tan इनवर्स, क्योंकि 10/3 था, तो 10/3 ऐसा, ठीक है। ये वैल्यू आई ऐसी, ठीक है। और थीटा इक्वल टू लिखा हुआ ऐसे, और आगे क्या लिखा हुआ था, आगे लिखा हुआ था tan इनवर्स 2 tan थीटा लिखा हुआ था, तो ये तो माइनस है, और tan इनवर्स 2 tan थीटा ऐसा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये माइनस हाफ, ठीक है, -π/2, और ये बन जाएगा प्लस tan इनवर्स 10/3 और प्लस tan इनवर्स 2t, ठीक है ऐसा। देखो मैं फिर से बताता रहा हूँ मैंने किया क्या, अगर आप नहीं समझ पा रहे। ये वैल्यू tan स्क्वायर बाई 9 जो है वो मैंने मानी बड़ी है, क्योंकि वो फिर नेगेटिव खुल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो शकल है माइनस में खुली, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये क्या बना tan स्क्वायर -9 बना, ठीक है। इसको वापस पलटा, tan स्क्वायर -9 माइनस दिया, माइनस लेके साथ में आया अपने, tan स्क्वायर -9 बना, वो माइनस लेके आया, मतलब माइनस ऑफ दिस, तो tan स्क्वायर -9 को फिर पलटा, तो ये यहाँ पर हो गया प्लस, ओके 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 ओके, यहाँ पर हो गया प्लस ऐसा, ठीक है, प्लस हाफ हो गया, सही देख लिया, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो यहाँ प्लस हाफ आ जाएगा, प्लस हाफ, और यहाँ पर हो गया माइनस, ठीक है, क्लियर है ना। tan इनवर्स जो है वो कितना लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है 2, ऐसा लिखा हुआ है, देखो tan इनवर्स जो है वो 60/9 माइनस टी स्क्वायर हुआ, तो माइनस पहले मॉड ओपन हुआ, tan स्क्वायर -9 हुआ वो, फिर वापस 9 माइनस tan स्क्वायर करने के लिए मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर प्लस हो गया, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है।
और प्लस, और ये तो आपको स्टेप समझ में आ गया होगा ये वाला। ये कैसे हुआ, बिकॉज ये शकल जो है वो मैंने पाई माइनस करके 2 tan इनवर्स 10/3 में कन्वर्ट कर दी, ठीक है। तो π/2 वहां चला गया तो माइनस π/2 प्लस थीटा हो गया, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स 2 tan थीटा माइनस tan इनवर्स 10/3। अब तो वही लगा दो फॉर्मूला, तो माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, बिकॉज आप फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे इसको लेकर, और यहाँ पर tan 2 tan माइनस 10/3 अपॉन 1 प्लस 2 tan²/3। तो यहाँ से हो जाएगा 1/10 इक्वल टू 10/3 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2 tan²/3। तो ये हो जाएगा आपका -5t, और नीचे हो गया 3 प्लस 2t² और 1/t। तो 3 प्लस 2 tan² इक्वल टू -5t²। अच्छा, यहाँ तो t² नेगेटिव मिल जाएगा, इम्पॉसिबल है, यहाँ से वैल्यू नहीं आएगी। सो 3 वैल्यू आ रही हैं, 3 वैल्यू, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अगला सवाल भाई, S डिनोट द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पेयर ऑफ। चलो ठीक है, इसमें ना हार्ड सवाल नहीं था, अपने को निकालना था, लोकस निकालना था, ठीक है। तो अगर मैं देखो ध्यान से, अल्फा को लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर 12/4x प्लस 3y, और मैंने वहाँ रख दिया, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3y इक्वल टू 12/अल्फा। अल्फा इज रिटन एज 12/4x प्लस 3y। तो ये हो जाएगा आपका 16x² माइनस 9y²। तो x²/9 क्योंकि 144 बनेगा, और y²/16 इक्वल टू 1, ये बन रहा है। t विद टेंजेंट टू द एस पासिंग थ्रू, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, x(x1/9 माइनस y(y1/16 इक्वल टू 1), और इसका स्लोप पैरेलल है, तो ये हो जाएगा 4/3√2। तो इसका m कितना आ रहा है, 4/3√2 ऐसा, और एक इसके बराबर होगा इनके स्लोप के, तो x1/9 और y1 और ये 16 ऐसा। तो 3 3 जा 4 2 जा, तो ये हो गया आपका x1 इक्वल टू यहाँ पे 3/√2, सही है ना, 3/√2। 3 यहाँ से एक √2, ये जो √2 था और यहाँ पे 2 था, यहाँ 3 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर 4 आ रहा है, तो 4 4 एक मिनट, कितना आया था ये वैल्यू, 4√2/3 आया था, और यहाँ कितना आया था, x1/9 और y1/16, तो 4 4, अच्छा 4 है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 3 है, तो 3√2/4, तो 3/2√2 हो गया, 3/2√2 हो गया x1। तो करस्पॉन्डिंग y1 निकाल लेंगे रख के इसके अंदर, तो 9/8, तो 1/8 1/8 माइनस y²/16 इक्वल टू 1 है। तो कितना हो जाएगा ये भाई, ये हो जाएगा y²/16 इक्वल टू दिस नेगेटिव 1/8, ठीक है, y²। अच्छा x1 y1 आ रहा है ना, ओके सॉरी, तो यहाँ पर y² हो गया, तो y² कितना हो गया, y²/16, तो y आ रहा है +-4, ठीक है। तो भाई अगर हम देखें तो उसने क्या बोला है, ये पास कहाँ से हो रहा है, Q शुड बी पॉजिटिव। अब देखो अगर Q पॉजिटिव है, इसका मतलब y इंटरसेप्ट पॉजिटिव होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, जैसे x, तभी तो y पॉजिटिव आएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि वैल्यू प्लस माइनस चलेगी, बिकॉज x1 अगर मैं रखूं, अगर y 4 है, तो अगर y 4 है तो करस्पॉन्डिंग x कितना आ रहा है, y अगर 4 है तो ये हो जाएगा 2√2 × 2, 6 आ रहा है ना। अगर y 4 है तो 2√2 × √2 3√2 आ रहा है, सॉरी 3√2 आ रहा है, x आ रहा है 3√2 ऐसा, ठीक है। ओके, वैल्यू ऑफ पी क्यू बतानी है, पास यहाँ से हो रही है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी बन गई, x 3√2/9 और -4, तो यहाँ पे 4 हो गया इक्वल टू 1। तो इसमें y कर दिया 0, यहाँ पर 3 आ रहा है y 0 करने पर, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 3/√2, और जब उसमें x 0 करेंगे तो y आ गया 4। तो इनका मल्टीप्लाई प्लस माइनस में ही आएगा वैसे,
इनका मल्टीप्लाई कितना आ गया 12/√2, तो 6√2 प्लस माइनस, तो प्लस माइनस में ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। इतना हार्ड सवाल नहीं था, कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन। ये सवाल भी ठीक ठाक ही था। देखो इसमें क्या है कि मैंने क्यू मान लिया आर, तो एक्स वाई जेड 4 ए बी सी डी से मल्टीप्लाई कर दा, और ए बी सी डी नॉन नेगेटिव इंटीजर है, सॉरी नॉन जीरो रियल नंबर है, तो सभी एलिमेंट जिंदा है, मरे नहीं है, कोई जीरो नहीं है, और बराबर दे रखा है आर, आर अगेन ए बी सी डी, और पी दे रखा है 2003। अब अगर हम ऑप्शन देखें तो q माइनस 2i विल बिकम x माइनस 2, क्योंकि 2i है, और y 0, ये तो सेम ही रहेगा 2, तो इसका मॉड कितना आ जाएगा 2x माइनस 4 माइनस वाई जेड, इट शुड बी इक्वल, अगर पहला ऑप्शन को सही होना है तो। दूसरे में देखें तो x माइनस 6i, तो x माइनस 6 वाई जेड और माइनस 2, इसकी वैल्यू 12 है, तो ये कितना आ रहा है -2x, और 12 तो कट जाएगा यहाँ से, है ना, -2x माइनस वाई जेड, तो 2x की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस, अगर ये ऑप्शन नंबर बी सही होना है तो सी के हिसाब से -3 है, तो x माइनस 3 वाई जेड और ये 1, इसकी वैल्यू है 15, तो x माइनस 3 माइनस वाई जेड 15 है, तो x माइनस वाई जेड जो है वो 18 आना चाहिए, और वाई जेड की वैल्यू 2 होनी चाहिए। ये चार ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं। तो अगर मैं इसमें देखूं तो एक्स ए प्लस वाई सी जो है वो 2a के बराबर है, ठीक है। अगला एक्स बी वाई डी जो है, क्योंकि मैं 1 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 1 2 मल्टीप्लाई होगा 3b हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई किया तो जेड ए प्लस 4c, ये आ रहा है 2c के बराबर, तो यहाँ से आ रहा है 2c इक्वल टू माइनस जेड ए, एक ये रिलेशन आ रहा है, और लास्ट में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड बी प्लस 4d इक्वल टू 3d, तो यहाँ से आ रहा है d की वैल्यू माइनस जेड बी, ऐसा। तो अगर मैं इनको देखूं तो यहाँ पर आ जा रहा है वाई सी इक्वल टू ए कॉमन लेंगे तो 2 माइनस एक्स, यहाँ से अगर आप वाई डी देखो तो b कॉमन लेंगे तो 3 माइनस एक्स, ऐसा। तो इनको अगर डिवाइड करते हैं, इनको वाई सी वाला और इसको जेड ए को, तो यहाँ पर हो जाएगा y/2 इक्वल टू ये वाला रेशियो, और यहाँ पर a कट जाएगा तो x माइनस 2 अपॉन जेड, तो वाई जेड की जो वैल्यू आ रही है वो 2x माइनस 4 है, वाई जेड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और इसी प्रकार से हम इनको डिवाइड कर दें, किसको, ये जो वैल्यू है x वाली और ये जो वैल्यू है इसको, अगर इनको डिवाइड कर दें तो यहाँ पर आ जा रहा है y इक्वल टू b कट जाएगा x माइनस 3 बाई जेड, तो जेड वाई की वैल्यू x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 4, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1। ओके, अगर x की वैल्यू 1 है तो वाई जेड माइनस 2 होना चाहिए, ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है, x इक्वल टू 1 के लिए वाई जेड कितना आ रहा है यहाँ से पूछ लेते हैं। अगर x 1 है तो माइनस, एक मिनट, कहाँ गया, यहाँ पूछ लेते हैं, तो -2, वाई जेड -2 आ रहा है, वाई जेड -2 है, तो ये तो असंभव है, सी ऑप्शन तो गलत है वैसे भी। बी वाला x 1 है, -2 इक्वल टू -2, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। ये सवाल अच्छा सवाल था, इसको बोल सकते हैं ढंग का सवाल है, तो फॉर्मूला बेस बोल सकता हूँ मैं इसको। इसमें क्या दे रखा है, ये पता होना चाहिए आपको बात, कौन सी, कि जब एक, पहले तो ढंग से आया, ढंग से हो जाओ, ढंग से, अरे यार कलर का लफड़ा भाई। अगर आप एक पैराबोला बनाते हैं और एक कॉर्ड बनाते हैं, और इन टर्म्स ऑफ y1 y2
तो जो इसका एरिया आता है वो 1/6 होता है y1 माइनस y2 का होल क्यूब, और ये भाई ने दे रखा था 4/3, और इसका मिड पॉइंट एच के को बोला है लोकस एस। तो यहाँ से हम लोग, और दूसरा चीज़ ये कि ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स से टकरा रहा है कॉर्ड, तो अगर इसको y1 स्क्वायर मानते हैं तो ये y1 हो जाएगा, और अगर हम इसको y2 स्क्वायर मानते हैं तो ये y2 हो जाएगा। स्टेटिफाई करेगा ना वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स को। तो एक रिलेशन मिल गई। दूसरा रिलेशन ये मिला कि h जो है वो y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर बाई 2 लिखा है, तो यहाँ से y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर जो है वो 2 आ जाएगा, और दूसरा y1 प्लस y2 इक्वल टू 2k। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो y1 माइनस y2 का जो मॉड है वो कितने आ जाएगा, 2 के बराबर आएगा। तो y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस 2y1 y2 इक्वल टू 4, और यहाँ से अगर स्क्वायरिंग करें तो y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2y1 y2 इक्वल टू 4k। तो इनका डिफरेंस कितना आया, इनका डिफरेंस आ रहा है 4y1 y2 इक्वल टू 4 कॉमन ले लेंगे तो k स्क्वायर माइनस 1। अब y1 y2 कैसे निकालें ओ बबुआ, ठीक है सोचते हैं भाई। एक चीज़ और, यहाँ से ऐसा बोलता हूँ ये वैल्यू जो है ये 2h के बराबर है, ठीक है। y1 y2 कितना आया 4 इक्वल टू 4 प्लस 2y, तो ये हो जाएगा 2h इक्वल टू 2 प्लस y1 y2 विच इज k स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से आ गया y स्क्वायर इक्वल टू, देखो ये y स्क्वायर और ये x माइनस 1। तो एक पैराबोला है, तो ये r रीजन बोला है 1 से 2 1 से 4 में। तो पहले देखो कि भाई 4 रखा तो 4 माइनस 1 3 आ रहा है √3। ए लाई कर रहा है इसके ऊपर, बी लाई नहीं कर रहा। एरिया निकालना है, ठीक है। तो भाई जो रीजन है ये इसका, अगर x माइनस 1 देखें, y कितना आ रहा है, x मोर देन 1 पे आ रहा है y स्क्वायर, ठीक है, और x मोर देन 1, ठीक है। y 0 पे कितना आ रहा है, x इक्वल टू 1 आ रहा है। y 0 पे, इसको अलग से बनाते हैं एक बार, एक ही सर दर्द है, कलर चेंज का। y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1 एंड y स्क्वायर इक्वल टू x। वैसे भी एरिया इन बिटवीन लेना है तो क्या फ़र्क पड़ता है, 1 से 4 का है तो 1 से 4 ये माइनस ये कर दो, ये आखिर तो मॉड्यूल लगाना है तो बच जाओगे आप ऐसे भी। इसका एरिया निकालना है, और यही कैपिटल R के बराबर है जो वो लोकस कॉर्ड ने, और जो लोकस ऑफ कॉर्ड है, और ये पैराबोला, मतलब पैराबोला का इंटरसेक्शन ये निकालना है। कितना आ रहा है, x की पावर 3/2, 2/3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर लिखा है 3/2 माइनस, ये लिखा हुआ है x माइनस 1 की पावर 3/2। 1 से 4 तो 4 हो गया, ये 8 माइनस ये हो गया 3 की पावर 3√3 है क्योंकि 3 की पावर 3/2। माइनस में 1 लिखा है सिर्फ, तो 7 माइनस 3√3, एंड इफ यू मल्टीप्लाई बाय 2/3 तो 14/3 माइनस 2√3 आ जाएगा। तो ये एरिया है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सो क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। लेट p x1, y1, x2, y2 बी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ये कोई 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दिए हुए ऑन द एलिप्स, इस एलिप्स पर दिए हुए, ठीक है। सच दैट y1 ग्रेटर देन 0, y2 ग्रेटर देन 0, उनका y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव दिया हुआ है। लेट सी डिनोट द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 9। एक सर्कल दिया हुआ है, ओके। तो ऑब्जर्वेशन से बोल सकते हैं कि a स्क्वायर और a स्क्वायर सेम है, तो इसका मतलब ये इसका ऑक्सिलरी सर्कल है, राइट। एंड m बी द पॉइंट 3,0, सपोज दैट लाइन x बराबर x1 इंटरसेक्ट c एट r, ओके, and the line x बराबर x2 intersect c at s such that the y coordinates of r and s are positive, ठीक है। एंगल ROM बराबर π/6 एंड SOM बराबर π/3। तो एक बार इसको ड्रॉ करके देखते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं अपन सबसे पहले। यस, सर्कल और एलिप्स ड्रॉ करते हैं करस्पॉन्डिंगली। लेट्स से दिस इज योर एलिप्स, और सर्कल कुछ इस तरीके से है। इक्वेशन से क्लियरली पता चल रहा है कि ये इसका ऑक्सिलरी सर्कल ही है, राइट। ये कोई सर्कल है। इस
एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है अपन को एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू 1, और इस सर्कल की इक्वेशन है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9। इस पॉइंट को एम बोला है, दैट इज एम पॉइंट इज 3,0, तो ये वाला पॉइंट 3,0 दिया हुआ है। इतनी इंफॉर्मेशन अपन को पता चल गई। नाउ अब उसने बोला है कि P एंड Q आर बी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन द एलिप्स। ठीक है, P और Q दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है जिनका y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, और वो कुछ इस तरीके से है कि अगर मैं x1 पे लाइन ड्रॉ करता हूं, रीड इट केयरफुली, सपोज द लाइन x बराबर x1 एंड x बराबर x2 intersect C at S such that the y coordinates of R and S are positive। ठीक है, ओके तो अपन इस पर पॉइंट्स ले लेते हैं। लेट्स से यहां पर एक पॉइंट हो गया कुछ इस तरीके से, लेट्स से यहां कहीं पॉइंट ले लेते हैं अपन P पॉइंट। अच्छा एंगल देख लेते हैं, उसके हिसाब से मेजर करेंगे अपन। एंगल जो ROM है वो π/6 है और SOM π/3 है। ठीक है, तो यहां पर मैं पॉइंट P ले लेता हूं और यहां पर पॉइंट Q ले लेता हूं, राइट। इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए x1, y1, और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए अपन को x2, y2, राइट। x और y पॉजिटिव हैं, तो सॉरी y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, दैट मींस पॉइंट अबव द x एक्सिस होंगे। यहां से उसने अब एक लाइन ड्रॉ किया x बराबर x1, और यहां से एक लाइन ड्रॉ किया उसने x बराबर x2, राइट। ये x बराबर x1 है और ये x बराबर x2 है। इन पॉइंट्स को भी उन्होंने नेम दिया है ना। इन पॉइंट्स को नाम जो दिया है उन्होंने, नाम जो दिया है उन लोगों ने, दैट इज यस इंटरसेक्ट C एट R एंड द लाइन x बराबर x2 इंटरसेक्ट C एट S। ठीक है, तो x बराबर x2 जो लाइन है वो इसको S पर इंटरसेक्ट कर रही है और ये R पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये इंफॉर्मेशन अभी तक जितनी अपन ने पढ़ी उसके हिसाब से अपन ने ड्रॉ किया। नाउ अब क्या बोला है अपन से सवाल में, दैट एंगल ROM इज इक्वल्स टू π/6 एंड एंगल SOM इज इक्वल्स टू π/3। तो SOM जो एंगल है ये दिस इज सेंटर, ये वाला एंगल अपन को π/3 दिया है, और SROM दैट मींस दिस एंगल इज गिवन π/6। ये वाला एंगल अपन को π/6 गिवन है, राइट। ठीक है, आगे पढ़ते हैं सवाल। Where O denotes the origin, let xy denote the length of the line segment xy, then which of the following statements are true? ठीक है, स्टेटमेंट्स देखते हैं एक बार। स्टेटमेंट्स क्या बोलेंगे अपन से, द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग P एंड Q। तो PQ लाइन का एक तो इक्वेशन अपन से पूछा गया, PQ लाइन का इक्वेशन पूछा है अपन से, और कुछ बाकी आगे डील करते हैं अपन। एक बार P और Q लाइन पर आते हैं। तो P पॉइंट ये वाला पॉइंट हो गया और Q पॉइंट ये वाला पॉइंट हो गया। अपन को PQ लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये वाला एंगल π/6 है तो ऑक्सिलरी सर्कल एसेंट्रिक एंगल π/6 हो गया। अगर एसेंट्रिक एंगल π/6 है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वी कैन राइट 3 cos π/6 2 sin π/6, राइट। ओके, अच्छा S पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिख सकते हैं। इसका इसेंट्रिक एंगल π/3 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं अपन 3 cos π/3 2 sin π/3। क्लियर है, ओके। तो अपने पास में P पॉइंट भी आ गया और Q पॉइंट भी आ गया। P पॉइंट अपने पास बच्चों क्या आ गया है, दैट इज P पॉइंट, और ये Q पॉइंट हो गया। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 3 cos π/6 दैट मींस 3√3/2 1, और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपने पास क्या आ गए हैं, 3 cos π/3 दैट मींस 3/2 2 sin π/3 दैट मींस 2 sin π/3 इज 3√3/2 दैट मींस √3। ये अपने पास Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब अपन से PQ लाइन की इक्वेशन पूछी, तो PQ लाइन निकालना यहां से बड़ा आसान है। स्लोप निकाल लेते हैं एक बार के लिए कि स्लोप कितना होगा, दैट विल कम्स आउट टू बी √3 - 1 अपॉन दैट इज 3/2। इक्वेशन ही लिख देते हैं, फिर वापस उसको सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं है। यस, तो y माइनस y1 दैट मीन्स y माइनस √3 बराबर y2 √3 - 1
अपॉन 3/2 माइनस 3√3/2, राइट, एंड x माइनस 3/2। ये अपने पास में इक्वेशन आ जाएगी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां से y माइनस √3 बराबर हो जाएगा, यहां से 3/2 कॉमन निकाला तो दैट विल कम्स आउट टू बी 2/3, √3 माइनस 1 एंड 1 माइनस √3, तो ये -1 हो जाएगा, x माइनस 3/2। ओके, तो इक्वेशन आ जाएगी y माइनस √3 बराबर -3/2 को अंदर ले जाते हैं तो -3/2x एंड दिस विल कम्स आउट टू बी प्लस का 1, राइट। इस इक्वेशन को और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो दिस विल कम्स आउट टू बी 2y माइनस √3 बराबर -3x प्लस 2, ये बन जाएगा, राइट। तो इक्वेशन हो गई 3x प्लस 2y बराबर 2 प्लस √3, ये अपने पास इक्वेशन आ जाएगी। ओके, लेट्स सी द ऑप्शंस। 3x प्लस 2y, कहीं मिस्टेक हुई है क्या अपन से? P पॉइंट हो गया 3 cos π/6 2 sin π/6, तो दैट मीन्स इट विल कम्स आउट टू बी 3√3/2 एंड 3 cos π/3 हो जाएगा अपने पास में, यस, 3 cos π/3 विच इज 3/2 and 2 sin π/3, that will comes out to be 1/√3/2, तो √3/2 हो जाएगा। y माइनस √3 बराबर √3 माइनस 1 अपॉन 3/2 माइनस 3√3/2, x माइनस 3/2। ओके, यहाँ से 3/2 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस √3 बच जाएगा, 2/3 हो जाएगा यहाँ से, और ये -1 हो जाएगा, x माइनस 3/2, तो माइनस का 2/3x, सॉरी, हाँ, माइनस का 2/3x, यहाँ अपन से मिस्टेक होगी, तो दिस विल कम्स आउट टू बी, जस्ट अ मिनट, अलग से ही कर लेते हैं इसको, यस, कितना हो जाएगा ये 3y माइनस √3 3√3 बराबर -2x प्लस 3, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 3 कॉमन ले लें अगर अपन, तो दिस विल कम्स आउट टू बी √3 प्लस 1, यस, 2x प्लस 3y बराबर 3 टाइम्स ऑफ √3 प्लस 1, यस। तो ऑप्शन ए इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन ऑब्वियस सी बात है रॉन्ग हो गया। नाउ n2 अपन को बोला गया है कि x2, 0 एंड n1 इज x1, 0, ओके। तो n1 इज x1, 0, तो ये वाला पॉइंट अपने पास में x1, 0 हो गया, है ना, n1 x1, 0 हो गया, एंड दिस पॉइंट n2 इज x2, 0, ओके। नाउ लेट्स रीड द ऑप्शन। अपन से बोला गया है कि n2q, अपन से बोला गया है कि किस किस का रेशियो पूछा है अपन से, मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड ऑफ n2q अपॉन n2s, यस, मॉड के बारे में उसने पहले ही मेंशन कर दिया है कि ये डिस्टेंसेस को रिप्रेजेंट करता है, तो ये बोला गया है कि दिस इज इक्वल्स टू 2/3। चेक कर लेते हैं एक बार। तो अगर अपन ऑप्शंस कुछ डायग्राम पर जाएं वापस, तो उसने बोला है कि n2p, राइट, n2q एंड n2s, n2q एंड n2s, तो ये तो सीधी सीधी प्रॉपर्टी है ना। n2q एंड n2s का जो रेशियो होता है डिस्टेंसेस का, that is nothing but constant ratio b by, that is definition of the ellipse, locus of point of that point, जो कि इस वाले पूरे डिस्टेंस को एक फिक्स रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि इस डिस्टेंस और इस पूरी डिस्टेंस का जो रेशियो होगा that will equals to b by, तो ये b by a के सिंपली बराबर होना चाहिए, एंड b is nothing but 2 and a is nothing but 3, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। नाउ n1 बोला है उसने x1, 0, देन n1p अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1r, मतलब इन दोनों डिस्टेंसेस का रेशियो देखना है। तो n1p और n1r क्या हो जाएगा, n1p एंड n1r, अगेन ये भी एक फिक्स रेशियो ही है, तो दैट इज ऑल्सो b by a, हेंस इट शुड बी 2/3, बट इन्होंने 4/9 दिया है, जो कि एक गलत आंसर होगा। इसका सही रेशियो कितना होना चाहिए था, b by a, विच इज 2/3, हेंस ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर फाइनली अपने पास ए एंड सी हो जाएगा, ओके, यस।
तो काफी बेसिक प्रॉब्लम है। अगर अपन डायग्राम इसका सही से बनाए तो कोऑर्डिनेट जो कॉनिक सेक्शन से एक कोई खास इतनी कैलकुलेशन नहीं पूछी गई है। जनरली कॉनिक सेक्शन से कैलकुलेशन लेंथी पूछी जाती है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, यस। सो क्वेश्चन में अपन से बोला गया है let R denote the set of all real numbers, let f R से R be defined। ये एक फंक्शन दिया अपन को fx, ठीक है, बहुत ही बढ़िया सा फंक्शन है, अच्छा फंक्शन दिखाई दे रहा है। Then which of the following statement is are true? The point x बराबर 0 is a point of local maxima of f। The point x बराबर 0 is a point of local maxima of f, ठीक है, उस लोकल मिनिमा। तो पहले तो x बराबर 0 चेक करना है अपन को, तो उसके लिए अपन एक बार ऐसा करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, है ना, कि भाई डिफरेंशिएशन क्या आएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर अपन करें तो f डैश ऑफ x बराबर हो जाएगा 2x प्लस साइन x होल स्क्वायर। ऊपर डिफरेंशिएशन अगर इसका करने जाएंगे 6x प्लस साइन x का, तो 6x प्लस साइन x का हो गया 6 प्लस कॉस x मल्टीप्लाई में 2x प्लस साइन x और माइनस साइन आ जाएगा अगेन, और कितना हो जाएगा ये, तो f डैश ऑफ x, fx अपने पास दिया हुआ है 6x प्लस साइन x और दिया हुआ है 2x प्लस साइन x, राइट, व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 0, और 7/3 दिया हुआ है व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। ये अपन को फंक्शन गिवन है, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, 7/3। यस, तो f डैश ऑफ x फाइंड आउट करते हैं इसका। ओके, तो f डैश ऑफ x क्या बनेगा यहां पर, 2x प्लस साइन x का तो होल स्क्वायर हो गया यहां पर, ऊपर क्या बनेगा 6x प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन हो गया 6 प्लस कॉस x मल्टीप्लाई में 2x प्लस साइन x, राइट, माइनस अगेन 2x प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन हो गया 2 प्लस कॉस x और न्यूमरेटर एज इट इज, दैट मींस 6x प्लस साइन x। इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए, है ना, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, काफी सिमिलर टाइप के टर्म्स दिखाई दे रहे हैं। तो 6 प्लस कॉस x मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस साइन x, तो ये हो जाएगा 12x और यहां से 12x कैंसिल हो जाएगा, फिर 6 साइन x यहां से बनेगा 2 साइन x, तो ये बनेगा 4 साइन x, राइट। फिर अगर अपन इस पर जाएं तो 2x cos x एंड दिस विल कम्स आउट टू बी 6x cos x, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x cos x, राइट। फिर cos x sin x एंड cos x sin x अगेन कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली अपने पास में एक बहुत ही प्यारा सा डिफरेंशिएशन करने के बाद में एक्सप्रेशन बनकर आ गया, राइट। तो नीचे वाली क्वांटिटी तो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो ये तो पार्टिसिपेट करेगी नहीं, है ना, साइन स्कीम के अंदर। तो यहां से मैं एक काम कर सकते हैं, अपन 4 cos x को कॉमन ले लेते हैं, तो ये वाली चीज बनेगी 10x माइनस x, राइट, और नीचे हो गया 2x प्लस साइन x होल स्क्वायर। क्लियर है। नाउ अब अपन ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शंस में अपन से बोला गया है कि x बराबर 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड x बराबर 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो अगर x बराबर 0 के अराउंड अगर अपन देखें कि f ऑफ 0 प्लस क्या बन रहा है, 0 प्लस पर वैल्यू क्या होगी, तो 0 प्लस पर अगेन cos x तो हमेशा ही पॉजिटिव है, 0 के अराउंड ये वाली चीज हमेशा पॉजिटिव है, और इसके tan x और x में अगर अपन कंपैरिजन करें तो tan x विल बी ग्रेटर देन, है ना, तो tan x अगर ग्रेटर है तो tan x अगर ग्रेटर है इन दैट केस दिस विल कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। tan x ऑब्वियस सी बात है x से बड़ा होगा व्हेन x इज 0 प्लस। अगर 0 माइनस की बात करें तो 0 माइनस अगेन cos x तो पॉजिटिव रहेगा। वी नो वेरी वेल कि cos x का ग्राफ बच्चों ऐसा कुछ होता है, तो चाहे आप 0 प्लस देखें या 0 माइनस देखें, हमेशा इसकी वैल्यू जो होगी वो 1 माइनस पर रहेगी। 1 माइनस मतलब पॉजिटिव रहेगा। अगेन 0 माइनस पर अगर देखें तो tan x विल बी स्मॉलर फंक्शन एंड x विल बी ग्रेटर फंक्शन, तो वहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, f डैश ऑफ
0 माइनस दैट विल बी नेगेटिव। तो अगर f डैश ऑफ 0 माइनस नेगेटिव है और f डैश ऑफ 0 प्लस पॉजिटिव है, दैट मींस डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब अपन को वहां पर क्या मिलने वाला है, लोकल मिनिमा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया यहां से, दैट ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस सवाल का एक तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। मोर देन वन करेक्ट है तो और भी चेक करने पड़ेंगे अपन को। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा ऑफ f इन द इंटरवल पाई से 6 पाई is 3 and number of point of local minima of f in the interval this one। तो अपन को इंटरवल्स के अंदर चेक करना है, ऑल तो अपन को पाई से 6 पाई के बीच में ही चेक करना पड़ेगा। तो वहां पर चेक कर लेते हैं, तो दोनों ऑप्शन अपने पास में चेक होके आ जाएंगे। ठीक है, तो अपने पास में f डैश ऑफ x जो पार्टिसिपेटेड फंक्शन है, सिर्फ मैं वही लिख रहा हूं, बाकी रहने दे रहा हूं। तो f डैश ऑफ x के अंदर जो पार्टिसिपेट करेगा साइन स्कीम के अंदर, दैट विल कम्स आउट टू बी cos x एंड tan x माइनस एक्स। बाकी जो अपने पास में 4 अपॉन दिस चीज थी, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगी क्योंकि ये पॉजिटिव है हमेशा। तो सिर्फ यही डिसाइड करने वाले कहां पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा और कहां पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा। तो मैं एक बार ग्राफ बना लेता हूं, राइट। पाई से लेकर के 2 पाई, तो tan x का ग्राफ तो बच्चों कुछ ऐसा होता है। तो पाई 2 पाई इधर भी ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको अगर मैं पाई लेके चलता हूं, दिस इज पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई एंड 6 पाई। ठीक है, इधर कहीं पर अपन x एक्सिस और y एक्सिस को डिनोट कर देते हैं। ये x एक्सिस, यहां पर कुछ ऐसा फंक्शन होगा, राइट। अब y बराबर x की लाइन ड्रॉ करते हैं। तो y बराबर x वाली जो लाइन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, कुछ इस तरीके से होगी y बराबर x, राइट। तो अब अपन चेक करें अगर इसमें, तो अगर मैं इस रीजन की बात करता हूं, ये 0 है, ये पाई बाय 2 है, 3 पाई बाय 2 हो गया, है ना, 5 पाई बाय 2 हो गया, और यहां पर हो गया 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2 एंड दिस वन इज 11 पाई बाय 2। ठीक है, यस। हाँ, अब आ जाते हैं सवाल पे। सवाल में अपन से बोला गया था द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा ऑफ f इन द इंटरवल पाई से 6 पाई। तो पाई से 6 पाई में अगर लोकल मैक्सिमा की बात करें, तो पाई से 6 पाई में अगर अपन चेक करें, तो पाई बाय 2 से, अगर मैं इस वाले इंटरवल की बात करूं, है ना, यहां पर देखूं कि ये वाला पॉइंट लोकल मैक्सिमा होगा कि लोकल मिनिमा होगा। तो पाई से 3 पाई बाय 2, दैट मींस ये अपने पास में थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस तो होता है नेगेटिव। तो अपने पास में डिफरेंशिएशन मतलब cos x हो गया नेगेटिव, एंड tan x जो है पाई से 3 पाई बाय 2 में tan x विल बी ग्रेटर। तो यहां पर ये वाली चीज तो क्या बनेगी, यहां पर अगर पाई से 3 पाई बाय 2 के अंदर बात करें, तो इधर तो यही वाली चीज डिफरेंशिएशन यहां पर तो बनेगा बच्चों पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, क्योंकि cos x नेगेटिव है और tan x ग्रेटर है, तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी। और यहां पर पाई से इस वाले पॉइंट पर, लेट्स से दिस इज अल्फा, तो इस वाले पॉइंट से जस्ट पहले अगर मैं देखूं, तो यहां पर डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव बनेगी, बिकॉज cos x नेगेटिव है। अगेन वो तो पाई से 3 पाई बाय 2 में ही है, तो cos x नेगेटिव हो गया, और tan x की वैल्यू स्मॉलर है x से, x का ग्राफ ऊपर है, tan x का ग्राफ नीचे है, तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव हो गया। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इसका मतलब यहां पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा था देन डिक्रीज कर रहा है, तो यहां पर तो अपन को लोकल मैक्सिमा मिल जाएगा, राइट। अब अपन को पता है कि अगर अपन बात करें तो इस वाले पॉइंट के बारे में अगर सोचें कि ये वाला पॉइंट क्या होगा, तो ये 2 पाई से 5 पाई बाय 2 है। 2 पाई से 5 पाई बाय 2 अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो वहां पर cos x हो जाएगा अपने पास में पॉजिटिव। cos x पॉजिटिव है, तो यहां पर तो tan x बड़ा है, तो यहां पर इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और यहां पर इसका डिफरेंशिएशन बच्चों हो जाएगा नेगेटिव। तो यहां पर फंक्शन डिक्रीज कर रहा था देन इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब यहां पर अपन को क्या मिलने वाला है, लोकल मिनिमा मिलने वाला है,
तो ऐसे साइन ऑल्टरनेटिवली चलेगा। ये अगेन अपने पास में 3 पाई से 7 पाई बाय 2, अगेन वही थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, तो रिपीटेशन चल जाएगा। तो ये लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, फिर अगेन ये लोकल मिनिमा हो जाएगा, ये लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, अगेन ये तो 6 पाई के बाहर वाला पॉइंट हो गया। तो कितने लोकल मैक्सिमा अपन को पाई से 6 पाई के अंदर मिल रहे हैं? 1 2 3, 3 लोकल मैक्सिमा मिल रहे हैं और 2 लोकल मिनिमा मिल रहे हैं। देख लेते हैं एक बार। यस, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा ऑफ द इंटरवल, ठीक है, तो इसमें तो 3 अपन को मिल रहे हैं। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा ऑफ एफ इन द इंटरवल इन 2 पाई से 4 पाई इज 1। तो 2 पाई से 4 पाई अगर अपन चेक करें तो 2 पाई से 4 पाई इस पर्टिकुलर इंटरवल में 2 पाई से 4 पाई में क्या अपन को एक लोकल मिनिमा मिल रहा है? बिल्कुल एक लोकल मिनिमा मिल रहा है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बच्चों? इसका डी भी करेक्ट हो गया। तो इसका मतलब ये बी सी डी इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट। तो अच्छा सवाल है ना? काफी अपन को इसका ग्राफ वगैरह देखकर एनालाइज करना पड़ेगा, तो मॉडरेट की कैटेगरी में इसको रखा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, तो ये सवाल डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल दिखाई दे रहा है और देखने से पता चल रहा है कि ये होमोजीनियस टाइप की इक्वेशन है, क्योंकि वेरिएबल की टोटल पावर बैलेंस्ड है। तो यहां पर क्या कर सकते हैं अपन? एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं। अगेन आई थिंक ये ऐसा सवाल है जो मोस्टली सभी बच्चों ने कर ही लिया होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। क्वेश्चन देखकर तो यही फील आ रहा है, बाकी की सॉल्व करके देखते हैं कि क्वेश्चन थोड़ा सा आसानी है। ओके, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दे, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो दिस विल कम्स आउट टू बी डीवाई बाय डी एक्स। यस, तो डिवाई बाय डी एक्स प्लस ये वाली चीज कितनी बनेगी? एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो दिस विल कम्स आउट टू बी वाई बाय एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर हो गया 1, एंड दिस विल कम्स आउट टू बी वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 बाई है, इसको बाद में अपन देखते हैं इसका क्या यूज होता है। वाई ऑफ 1 बराबर 0 दिया है, वी नो कि ये सी के लिए दिया गया होगा, है ना, सी फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, फिर इसकी वैल्यू निकाली। तो एक बार इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन की शक्ल देखकर अपन बोल सकते हैं कि क्या करना चाहिए अपन को? y बराबर t रख देना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय डी एक्स एक्स डी टी बाई डी एक्स प्लस टी, राइट। ये तो डिवाइड बाय डी एक्स का रिप्लेसमेंट हो गया। y बाय एक्स को क्या लिख सकते हैं? अगेन t लिख सकते हैं, एंड दिस विल कम्स आउट टू बी 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना। तो यहां से x डी टी बाई डी एक्स बराबर कितना आ गया? 2t इधर चला जाएगा, तो टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 विच कैन बी डन एज अगेन t माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट। यस, तो अब वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हैं अपन। dt अपॉन t माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा dx अपॉन x। अब इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, काफी इजी इंटीग्रेशन है। dt अपॉन लीनियर फैक्टर का स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस 1 अपॉन टी। तो t की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर बच्चों? माइनस 1 अपॉन टी माइनस 1, एंड दिस इज इक्वल्स टू नथिंग बट ln मॉड ऑफ x प्लस c। तो मैं उसको cx ही लिख देता हूं, लेट्स से cx। ओके, अब अपन को इंफॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पर कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 बाई ई है एंड y ऑफ 1 बराबर 0 है। ठीक है, तो इसको एक बार रिप्लेस कर लेते हैं। यस, तो अपन को दिया है यहाँ पर माइनस 1 अपॉन, तो 1 अपॉन 1 माइनस टी विच इज y अपॉन x बराबर, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है अपन को? बराबर ln मॉड ऑफ x, मॉड cx लिख लेते हैं, है ना। यस, तो y ऑफ 1 की वैल्यू 0 दी हुई है। ठीक है, तो x बराबर 1 पुट करने पर y की वैल्यू 0 आ रही है, पुट कर देते हैं। तो ये तो 1 अपॉन 1 माइनस 0 बराबर ln मॉड ऑफ c। तो c की वैल्यू यहां से क्लियरली अपन देख सकते हैं कि e के बराबर आ गई। c की वैल्यू बच्चों यहां से क्या आ गई है? e के बराबर आ गई। तो फाइनली अपने पास में जो एक्सप्रेशन अगर अपन निकालें इसका, तो ये बन जाएगा x अपॉन x माइनस वाई बराबर 1 प्लस ln x, राइट। यस, e है तो उसको सेपरेट कर दिया, ln x प्लस 1। ठीक है, तो x अपॉन x माइनस वाई यहां से लिखा जा सकता है, अपन को निकालना क्या है?
एक तो y ऑफ e निकालना है और एक y ऑफ e स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार x की वैल्यू को आगे अपन इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करने से कोई मतलब नहीं है। ओके एक बार x की वैल्यू को अपन e पुट करते हैं और y निकालते हैं, दैट मीन्स y ऑफ e निकालते हैं। तो x की वैल्यू को e पुट करते हैं तो e अपॉन e माइनस वाई बराबर ln ऑफ e अगेन 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, तो e माइनस वाई अपने पास में आ जाएगा e बाई 2, तो y की वैल्यू तो बच्चों यहां से आ गई है e बाय 2। ओके नेक्स्ट अपन से बोला है कि x बराबर e स्क्वायर पुट करो, तो यहां से अपन y ऑफ e स्क्वायर निकालेंगे, राइट। x की वैल्यू को अगर e स्क्वायर पुट करते हैं तो दिस विल कम्स आउट टू बी e स्क्वायर अपॉन e स्क्वायर माइनस y बराबर हो जाएगा ln ऑफ e स्क्वायर हो गया 2 प्लस 1, तो ये 3 हो गया, तो e स्क्वायर माइनस वाई जो होगा वो e स्क्वायर बाय 3 के बराबर हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 2e स्क्वायर बाय 3। तो यही वैल्यूज की जरूरत अपन को थी जो अपन ने यहां से फाइंड आउट कर लिए, बड़ी आराम से फाइंड आउट किए, कोई बहुत ही खतरनाक कैलकुलेशन अपन को पूरे सवाल में देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर अगर अपन इसकी वैल्यू को पुट करें, यस तो वैल्यू अगर यहां रिप्लेस करते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ y ऑफ e स्क्वायर है ना, तो y ऑफ e अपने पास में कितना आ रहा है e बाई 2, तो ये हो जाएगा e बाई 2 का होल स्क्वायर, और नेक्स्ट y ऑफ e स्क्वायर अपने पास कितना आ रहा है 2e स्क्वायर बाई 3, 2e स्क्वायर बाय 3, e स्क्वायर से e स्क्वायर कैंसिल हो गया है ना, तो ये एक 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो दिस विल कम्स आउट टू बी अपने पास कितना 3/4, 3/4 दैट मीन्स 0.75। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 0.75। ओके तो ये काफी आसान प्रॉब्लम है डिफरेंशियल इक्वेशन का, मोस्टली स्टूडेंट्स ने ये सवाल कर दिया होगा, है ना। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस let alpha 0, alpha 1, alpha 23 be real numbers such that 1 plus 2 by 5 x की whole power 23 अल्फा आई एक्स आई, ठीक है। इसका एक्सपेंशन करेंगे तो x की पावर 0 से लेकर के x की पावर 20 तक 23 तक के टर्म्स मिलेंगे अपन को। फॉर एवरी रियल नंबर x लेट अल्फा आर बी द लार्जेस्ट अमॉन्ग द नंबर्स अल्फा j फॉर j 0 से 23 देन द वैल्यू ऑफ r इज। अच्छा तो अपन को इसमें से लार्जेस्ट नंबर देखना है ना, किसका कोएफिशिएंट सबसे मैक्सिमम होगा, तो किसका कोएफिशिएंट न्यूमेरिकली अपन बोले कि ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी होगी, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म अगर अपन देखें बड़े आराम से कर सकते हैं इस सवाल को भी। यस तो क्या कर सकते हैं भाई, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कैसे निकाल सकते हैं अपन p की वैल्यू निकालते हैं कि भाई p क्या मिलेगा अपन को। इस टाइप के सवाल में अपन p निकाल लेते हैं। p का फॉर्मूला क्या होता है n+1 अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x बाय वाई, ठीक है। तो p बराबर n+1, तो यहां पर n कितना है 23, तो ये 24 हो गया। ये एक्चुअली x प्लस वाई की होल पावर n के लिए अपन बोलते हैं, तो x की वैल्यू यहां पर क्या लिख सकते हैं, उससे अगर कंपेयर करें तो 1 लिख सकते हैं, और y की वैल्यू हो जाएगी 2/5x, राइट। कोएफिशिएंट के बारे में बात चल रही है, यहाँ पर कोएफिशिएंट के बारे में बात चल रही है, तो x की वैल्यू को अपन 1 रिप्लेस कर सकते हैं, तो दिस विल कम्स आउट टू बी 24 अपॉन 5/2, तो 1 प्लस 5/2 दिस विल कम्स आउट टू बी 7/2, तो दैट इज कम्स आउट टू बी 48/7। नाउ दिस इज नॉन इंटीजर क्वांटिटी, तो अगर ये नॉन इंटीजर क्वांटिटी है तो ग्रेटेस्ट टर्म दैट विल बी, ग्रेटेस्ट टर्म जो होगी वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ p+1 होती है, राइट। अगर p की वैल्यू एक फ्रैक्शन वैल्यू है तो वहां पर जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म मिलती है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ p+1 मिलती है। तो अगर इसका मैं GIF लूंगा तो इसका GIF आ जाएगा अपने पास में 6, तो दिस विल कम्स आउट टू बी 6 प्लस 1th टर्म, दैट मींस 7th टर्म। 7th टर्म इसकी सबसे मैक्सिमम वाली टर्म होगी, तो इसका मतलब लेट अल्फा आर बी द लार्जेस्ट अमंग द नंबर्स, तो अल्फा आर, अच्छा 7th टर्म के अंदर जो पावर बनेगी अपने पास में 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 7th टर्म के अंदर जो पावर बनेगी x की दैट विल बी पावर 6, a0 फिर a1x फिर a2x स्क्वायर फिर a3x क्यूब, ऐसे चलते जाएंगे तो 7th टर्म की पावर 6 बनेगी, है ना। 7th टर्म में x की पावर 6 बनेगी, तो इसका मतलब i की वैल्यू वहां पर कितनी मिलने वाली है अपन को 6।
इन दैट केस अल्फा 6 विल बी द ग्रेटेस्ट वैल्यू, है ना। इन सब में से अल्फा 6 की जो वैल्यू होगी वो सबसे ग्रेटेस्ट होगी। हेंस अपन लिख सकते हैं कि आर की जो वैल्यू आने वाली है अपने लिए वो 7 आ जाएगी। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 7। अगेन बाइनोमियल थ्योरम से काफी आसान सा प्रॉब्लम पूछा गया, है ना। सिर्फ और सिर्फ अपन को ये फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए और ये वाली चीज पता होनी चाहिए। बड़े आराम से बहुत ही कम समय में अपन इस सवाल को डील कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, सो ये सवाल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड पूछा गया है। ठीक है, रीड करते हैं एक बार। क्वेश्चन में लैंग्वेज काफी दी हुई है तो थोड़ा आराम आराम से देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। अ फैक्ट्री हैज अ टोटल ऑफ 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। ठीक है, 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं which produce bulbs independent of each other. ठीक है, the units M1, M2, M3 produce bulbs in the proportions of 2:2:1। तो इसका मतलब अगर टोटल 5 बल्ब प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो उसमें से M1 ने कितने प्रोड्यूस किए होंगे? 2 बल्ब। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ M1 अगर अपन लिखना चाहें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ M1 को लिख सकते हैं अपन 2/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ M2 को लिख सकते हैं अगेन अपन 2/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ M3 को अपन लिख सकते हैं यहाँ पर 1/5, राइट। ओके, आगे पढ़ते हैं। इट इज नोन दैट 20% ऑफ द बल्ब्स प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री आर डिफेक्टिव। मतलब उसमें से 20% बल्ब डिफेक्टिव है। तो टोटल डिफेक्टिव होने की, बल्ब्स के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी अपन क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव इज नथिंग बट 1/5, राइट। ओके, यहां तक का सवाल आई थिंक सबको क्लियर होगा। फिर आगे बोला इट इज ऑल्सो नोन दैट ऑफ ऑल द बल्ब्स प्रोड्यूस्ड बाय M1 50% आर डिफेक्टिव। तो इसका मतलब अपन को क्या बोला गया कि बल्ब जो कि डिफेक्टिव है M1 से आया हो, M1 से आने के बाद में उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 15%। दैट मींस 15/100। तो अपन लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कि कोई बल्ब M1 से आया हो और डिफेक्टिव हो तो इसकी बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 15/100। आगे पढ़ते हैं। सपोज दैट इफ अ रैंडमली चूजन बल्ब, है ना, उसने बल्ब को चूज कर लिया और उसको डिफेक्टिव मिल गया है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय M2, तो इसका मतलब पहले उसने बल्ब निकाला, बल्ब को चेक किया और वो डिफेक्टिव निकला। तो सबसे पहले जो इवेंट हो चुका है दैट इवेंट हो चुका है इज डिफेक्टिव। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो M2 ने प्रोड्यूस किया है, ये प्रोबेबिलिटी अपन को 2/5 दी हुई है। इस लाइन को समझना बहुत जरूरी है भी, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ M2/D इज नथिंग बट 2/5। अब अपन से क्या बोला है? इफ अ बल्ब चूजन रैंडमली फ्रॉम द बल्ब्स प्रोड्यूस्ड बाय M3 देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव। तो इसका मतलब अपन ने पहले ये पता कर लिया है कि वो बल्ब M3 से सेलेक्ट हुआ है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो डिफेक्टिव है। तो इसका मतलब पहले M3 हुआ है, M3 को सेलेक्ट किया गया है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो डिफेक्टिव है। ये पूछा गया अपन से, ठीक है। तो अपन थोड़ा सा इसका डायग्राम वाइग्राम बना लेते हैं एक बार, उससे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सीन है। ओके, तो सिनेरियो कुछ ऐसा है कि यहां पर कोई फैक्ट्री है, 3 फैक्ट्रीज हैं। या तो बल्ब M1 में आया होगा, M1 से आया होगा, या तो बल्ब M2 से आया होगा, या फिर बल्ब M3 से आया होगा, राइट। और लास्ट एंड फाइनली अपन डिफेक्टिव बल्ब के बारे में बात कर रहे हैं, तो लास्ट में अपन ने लिख दिया डिफेक्टिव, ठीक है। तो ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ M1 हो गया विच इज गिवन 2/5। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ M2 हो गया विच इज ऑल्सो गिवन 2/5 एंड दिस प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो गिवन 1/5। ओके, अब M1 हो गया है तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। M1 हो गया है तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी अपन को दी हुई है, तो दिस प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट 15/100। नाउ सेकेंड वन कि M2 हो गया है तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, तो M2 हो गया है तो नहीं। यहां पर एक दिक्कत है कि अपन को ये जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है ये इस बात की दी हुई है कि बल्ब डिफेक्टिव है, अब वो M2 से आया हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी दी गई है। तो इसका मतलब ये, और अपन को चाहिए क्या कि M2 हो गया हो तब डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं अपन? इसको अपन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अपन को गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ M2/D, राइट, and this can be done as probability of M2 intersection D upon probability of D। ओके, बहुत बढ़िया। अब
इसको क्या लिख सकते हैं, मेरे को इसको कन्वर्ट करना है d अपॉन m2 से, सो दैट मैं इस ब्रांच की प्रोबेबिलिटी लिख पाऊंगा। तो d अपॉन m2 में मैं इसको किस तरीके से रिप्लेस कर सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ m2 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ d अपॉन m2, राइट, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ d, राइट। तो ये वाली चीज क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ d इंटरसेक्शन m2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ m2, प्रोबेबिलिटी ऑफ m2 से प्रोबेबिलिटी ऑफ m2 कैंसिल हो जाएगा, तो इंटरसेक्शन वाला ही टर्म बच जाएगा, राइट। अब इस बात की तो प्रोबेबिलिटी अपन को दी हुई है, इस बात की प्रोबेबिलिटी अपन को कितनी दी हुई है, 2/5, राइट। तो दिस इज 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ m2 इज आल्सो गिवन, वो भी अपन को 2/5 दी हुई है, ओके, बहुत बढ़िया। ये तो अपन को निकालना है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ d भी अपन को गिवन है। अपन ने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ d कितना है बच्चों, 1/5। तो ये वाली चीज जो है, इस बात की प्रोबेबिलिटी अपन को 1/5 गिवन है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हो गई 1/5। तो ये जो अपन को वैल्यू निकालनी थी, विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ d अपॉन m2, तो ये फाइनली अपने पास में आ जाता है बच्चों कितना, 1/5। ये वाली प्रोबेबिलिटी अपने पास, इस वाली ब्रांच की प्रोबेबिलिटी आ गई, मतलब अपने पास 1/5, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब अपन से क्या पूछा गया, d अपॉन m3, तो इसका मतलब m3 सेलेक्ट हो गया तो उससे d आने की प्रोबेबिलिटी, तो मान लेते हैं x है, x निकालना है अपन को, तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं अपन। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगा सकते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम सेज 1/5 बराबर इस वाले ब्रांच की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट वाली ब्रांच की प्रोबेबिलिटी, या तो m1 के थ्रू आया होगा वो 15/100, तो इसको कैंसिल कर दें अगर अपन, कितने से कैंसिल हो जाएगा, 3, और ये हो जाएगा 20, तो 3/20 प्लस इसको अगर लिखें तो ये हो जाएगा 2/5, और 1/5 को भी अगर अपन 20 के टर्म्स में लिखना चाहें तो 4/20, थोड़ी कैलकुलेशन कंपैरेटिवली आसान हो जाएगी उससे, और इसको लिख दिया अपन ने 1/5 मल्टीप्लाई बाय x, ऐसा लिख लिया, ठीक है। अच्छा, ये 5 5 5 तो हो गया बच्चों कैंसिल आउट, तो x/5 प्लस ये वाली चीज कितनी बन गई, 8/20, और ये हो गया 6/20, 8 and 6 14/20 बराबर 1 हो गया। तो x/5 बच्चों अपने पास में कितना आ गया, 6/20, ये 4 बार कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कुछ आ रही है 3/2, कुछ तो गड़बड़ है, कहीं पे गड़बड़ हुई है क्या, d अपॉन m2, ये 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ m2 2/5 हो गई, ये अपने पास में 1/5 आ ही गया है, ये अपने पास में 3/20 हो गया है, 2/5 हो गया है, यहाँ पर भी ये 2/5 हो गया है, ये अपने पास में 1/5 आ ही चुका है ना, और 20/100 ही था, हाँ 20/100, तो ये हो जाएगा 1/5 प्लस x, अच्छा ये 5 भी यहाँ से भी तो कैंसिल होगा, हाँ तो ये x ही रहेगा, तो यहाँ से x की वैल्यू बच्चों अपने पास में कितनी आ जाएगी, थोड़ी सी अपन ने 5 से 5 तो कैंसिल हो गया, तो दिस विल कम्स आउट टू बी 14/20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 6/20, विच कैन बी डन एज 0.3। तो फाइनली इस सवाल का आंसर जो अपने पास प्रोबेबिलिटी से आया हुआ है, दैट इज अगेन 0.3। तो ये कुछ सवाल अपन ने मैथ्स के पेपर के डिस्कस किए है ना, मोर और लेस ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस अगर मैं इन 5 सवालों की बात करूं स्पेशली, तो आई थिंक दो सवाल अपन बोल सकते हैं कि जिसमें अपन को थोड़ी मेहनत करनी पड़ी है, बाकी सवालों के मोर और लेस अपन को कॉन्सेप्ट में और कैलकुलेशन में दोनों मिला के इतनी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी है, ओके। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में, 3 नॉन वेक्टर्स हैं, x, y और z, 3 नॉन वेक्टर्स हैं, और इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की तरह 3 और वेक्टर्स दिए गए हैं, कैपिटल X, कैपिटल Y एंड कैपिटल Z, और बोला गया कि ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है। अगर ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है तो दैट मीन्स कि इनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। इनका बॉक्स प्रोडक्ट अगर मैं 0 करूं, ऑफ कोर्स देखना कि ये जो कैपिटल X है, कैपिटल Y है, कैपिटल Z, इन तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट 0 करना है, और ये तीनों वेक्टर्स स्मॉल x, स्मॉल y और स्मॉल z के लीनियर कॉम्बिनेशन की तरह लिखे गए हैं, ठीक है। तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। इस बॉक्स प्रोडक्ट को 0 करेंगे हम, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ x वेक्टर, ये
कलर्स थोड़े अपने आप चेंज होते हैं, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। सो जस्ट कीप लुकिंग एट द सोल्यूशन ओनली, कीप फोकसिंग ऑन द सोल्यूशन, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए एक्स वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एक्स वाई जेड यदि हम लिखें तो ये लिखा हुआ है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई माइनस जेड। इसको एज इट इज इसमें डाल दिया उठा के, अल्फा एक्स वेक्टर प्लस बीटा वाई वेक्टर माइनस जेड वेक्टर। इसी तरह वाई वेक्टर को लिखा गया है अल्फा वाई प्लस बीटा जेड माइनस एक्स, अल्फा वाई वेक्टर प्लस बीटा जेड माइनस एक्स। और तीसरा है अल्फा जेड प्लस बीटा एक्स माइनस वाई, अल्फा जेड प्लस बीटा एक्स माइनस वाई वेक्टर। ये बॉक्स प्रोडक्ट है जिसको हमें जीरो करना होगा कोप्लेनैरिटी की कंडीशन के लिए। नाउ अगर मैं इस बॉक्स को ओपन करूं तो इसके सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखूं तो टोटल 9 कॉम्बिनेशन बनेंगे। एक कॉम्बिनेशन इसका, इसका एंड देन इसके साथ 1, 2 और 3 बॉक्स प्रोडक्ट्स तो यहां खुलेंगे, जिनमें से पहला बॉक्स प्रोडक्ट होगा अल्फा एक्स, अल्फा वाई एंड अल्फा जेड। दूसरा बॉक्स प्रोडक्ट होगा प्लस अल्फा एक्स, अल्फा वाई, बीटा एक्स, जो कि जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 वेक्टर्स कोलिनियर हो गए इसके अंदर, क्योंकि अल्फा और बीटा अगर स्केलर्स हैं तो ऑफ कोर्स ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर हो गए। तो एक किसी भी बॉक्स प्रोडक्ट के अंदर कोई भी 2 वेक्टर्स कोलिनियर हो जाए तो उसका बॉक्स प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे कि इसका, इसका और इसका कॉम्बिनेशन भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर भी 2 वेक्टर्स कोलिनियर आ जाएंगे। तो एक और बॉक्स प्रोडक्ट यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार टोटल हमारे पास 9 कॉम्बिनेशन बनेंगे। उनमें से हमारे पास जो बॉक्स प्रोडक्ट्स बचेंगे वो बॉक्स प्रोडक्ट केवल बचेंगे, वही वाले लिख रहा हूँ, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। ऑब्जर्व कर लेना आप। तो यहाँ पे अल्फा के साथ एक तो ये बच गया जिसमें तीनों डिफरेंट आ रहे हैं एक्स, वाई और जेड वेक्टर्स। इसी तरह अल्फा एक्स के साथ ये जेड वाला, बीटा जेड और इधर से वाई, ये बचेगा, बाकी जीरो हो जाएंगे। तो अपने पास बचेगा अल्फा एक्स वेक्टर, बीटा जेड वेक्टर एंड माइनस वाई वेक्टर का बॉक्स, ये बच गया। देन उसके बाद प्लस, अब अल्फा वाले सारे खत्म हो गए, क्योंकि इसके साथ अगर मैं एक्स वाला कोई भी लूंगा तो तीनों में से कोई भी लो जीरो हो जाएगा, क्योंकि पहले 2 वेक्टर ही एक्स और माइनस एक्स ये कोलिनियर हो गए इसकी वजह से। देन इसी तरह से ये सारे कॉम्बिनेशन एक एक करके हम लिख देते हैं। तो सारे कॉम्बिनेशन जो नॉन जीरो होंगे केवल वही वाले कॉम्बिनेशन लिखें। तो बीटा वाई, बीटा जेड एंड वाई जेड एंड एक्स, बीटा एक्स। इसी तरह से प्लस हमारे पास बचेगा बीटा वाई माइनस एक्स एंड अल्फा जेड। इसी तरह से और फिर और कोई बचेगा नहीं इधर से। देन जेड वाला, जेड वाले जो बचेंगे वो बचेंगे माइनस जेड, अल्फा वाई एंड ये जीरो हो जाएगा, एक्स, बीटा एक्स ये बचेगा। प्लस फिर z के साथ y हो गया, z के साथ z वाले जीरो हो जाएंगे, तो z के साथ x वाले बचेंगे, तो बचेगा माइनस z, माइनस x और माइनस y। ये 3 बॉक्स इक्वल टू 0। अब हमें ऑलरेडी बॉक्स प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से हमें पता है कि इसके अंदर कोई भी स्केलर्स हो तो उनको बाहर निकाला जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये बचा बॉक्स ऑफ एक्स वाई जेड अल्फा क्यूब टाइम्स। तो अगर इन सब में से आप देख सकते हैं एक्स वाई जेड एक्स, ये तो जीरो हो गया, एक्स वाई जेड, इस तरह से बॉक्स प्रोडक्ट्स बने जा रहे हैं। तो इनमें से अगर मैं बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई जेड डायरेक्टली कॉमन ले लूँ तो मेरी कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाएगी। ऑब्जर्व करना यहाँ से क्या बाहर आएगा। अब हमें केवल ये देखना है कि इस बॉक्स प्रोडक्ट में से बाहर क्या निकलेगा। तो लेट्स सी, कलर चेंज करके देखते हैं। यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, यहाँ से अल्फा इंटू अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा क्यूब बाहर निकलेगा। ये जीरो, ये जीरो। दूसरे वाले में देखो, याद रखना कि अगर एक माइनस हो तो उससे हम ऑर्डर रिवर्स कर सकते हैं, है ना। तो अल्फा जेड वाई है और एक माइनस है, तो इस माइनस से एक्स वाई जेड करके इस माइनस को यूज कर लिया, हमारे पास बचेगा अल्फा बीटा। तो प्लस अल्फा बीटा ये बच जाएगा प्लस का। सिमिलरली यहाँ से बचेगा बीटा बीटा बीटा, और ऑर्डर चेक कर लेते हैं कि साइक्लिक ऑर्डर यही रहना चाहिए, एक्स वाई जेड, फिर जेड के बाद वापस से एक्स आना चाहिए, फिर वाई, फिर जेड। साइक्लिक ऑर्डर जहाँ रिवर्स होगा वहाँ पे एक माइनस एक्स्ट्रा लगा के हम साइक्लिक ऑर्डर को सेम कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइक्लिक ऑर्डर वाई के बाद जेड आ रहा है, जेड के बाद वापस से एक्स आ रहा है, तो दैट मीन्स की प्लस बीटा क्यूब ओनली।
कोई प्लस माइनस नहीं आएगा। यहाँ पे देखें y के बाद x आ रहा है तो इस माइनस से हम ऑर्डर रिवर्स करेंगे, y के बाद z, z के बाद x और बचेगा अपने पास प्लस अल्फा बीटा। देन सिमिलरली यहाँ से z के बाद y आ रहा है तो इस माइनस से ऑर्डर रिवर्स करेंगे तो फिर से यहाँ पे बचेगा अल्फा बीटा। एंड देन यहाँ पे देख सकते हैं कि z के बाद x, x के बाद y, तो ऑर्डर रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, तो 3 बार माइनस बार निकलेगा यानी कि -1 का क्यूब विच इज -1 इक्वल टू 0। ये बचना चाहिए। अब अपने पास क्या बचा फाइनली, बॉक्स ऑफ स्मॉल एक्स वाई जेड एंड एक इसके मल्टीप्लाई में एक न्यूमेरिकल वैल्यू बच गया है, यानी कि ये एक एल्जेब्रिक कांस्टेंट है। इस एल्जेब्रिक कांस्टेंट को अगर देखें तो या तो ये 0 होना चाहिए या ये बॉक्स प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। अगर पीछे चलें और देखें कि एक्स वाई जेड वेक्टर्स क्या दिए हुए हैं, अगर मैं इन तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट चेक करूं तो इन तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट ये डिटरमिनेंट बनेगा 1 2 3 2 3 1 3 1 2, जो कि हम देख सकते हैं कि ये डिटरमिनेंट तो बहुत ही स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट है, ए बी सी ए सी ए बी, जिसको अगर अपन खोलते हैं तो बनता है 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। तो ऑफकोर्स ये 0 तो नहीं बनने वाला क्योंकि ABC जो है वो नॉन जीरो वैल्यूज हैं और तीनों डिफरेंट है। इसको भी खोलते हैं तो फर्दर अपने पास ये बचता है माइनस का a प्लस बी प्लस सी एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर, a माइनस बी माइनस सी एंड c माइनस ए का होल स्क्वायर, ये बचता है। तो इससे यूजुअली हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि या तो a प्लस बी प्लस सी 0 होना चाहिए या फिर ये 0 होना चाहिए। तो अपन देख सकते हैं कि ना तो a प्लस बी प्लस सी 0 होगा क्योंकि a का काम ये कर रहा है, b का काम ये, c का काम ये कर रहा है, और ना ही a बराबर b बराबर c है, तो दैट मीन्स कि ये तो 0 हो नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि अगर बॉक्स ऑफ एक्स वाई जेड ये क्वांटिटी नॉन जीरो है तो इसको 0 होना पड़ेगा। और अगर हम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से ऑब्जर्व करें, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है। और ये जो -1 है इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ -1 का क्यूब, सॉरी प्लस ऑफ -1 का क्यूब, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब की तरह ट्रीट कर सकते हैं इस -1 को। एंड देन फिर ये 3 टाइम्स जो अल्फा बीटा आ रहा है इसको लिख सकते हैं -3 टाइम्स अल्फा बीटा एंड एक -1। तो अब देखो ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब -3 अल्फा बीटा गामा, ये आइडेंटिटी जैसा बन गया है। तो दिस आइडेंटिटी अगर ये 0 है और क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये लिखा होगा कि अल्फा बीटा डिस्टिंक्ट क्वांटिटीज हैं, देखो लिखा गया है अल्फा बीटा 2 डिस्टिंक्ट क्वांटिटीज हैं, तो फिर यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर अल्फा बीटा डिस्टिंक्ट क्वांटिटीज हैं तो ये वही चीज़ बनती है कि या तो यहाँ से एक चीज़ कंक्लूड करते हैं कि एक नेक्स्ट स्लाइड ऐड करता हूँ, मैं उसमें बता देता हूँ आपको थोड़ा डिटेल में कि ये जो क्वांटिटी बनी है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस -1 का क्यूब -3 टाइम्स अल्फा बीटा -1, इसको फैक्टराइज करें तो इसके फैक्टर्स बनते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज़ -1 एंड ब्रैकेट के अंदर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस गामा विच इज़ +1 का होल स्क्वायर एंड प्लस गामा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ये बनता है अपॉन 2, ये पूरे के अपॉन में 2। तो अगेन यहाँ से भी हम क्या कंक्लूड करते हैं कि या तो ये क्वांटिटी 0 होगी या फिर ये क्वांटिटी 0 होगी, और इस क्वांटिटी को पूरी को 0 होने के लिए तीनों स्क्वायर्स को एक साथ 0 होना पड़ेगा। उसके लिए अल्फा बराबर बीटा बराबर -1 होना पड़ेगा, जो कि उसने क्वेश्चन में दिया है कि अल्फा और बीटा डिस्टिंक्ट क्वांटिटीज हैं, दैट्स वाई ये 0 नहीं हो सकता, तो इसी को 0 होना पड़ेगा। सो वी कैन कंक्लूड दैट अल्फा प्लस बीटा -1 इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। और हमसे किसकी वैल्यू पूछी गई है, हमसे पूछी गई है अल्फा प्लस बीटा -3 की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा -3 की वैल्यू हो जाएगी -2। सो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, फॉर ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स z लेट आर्ग्यूमेंट ऑफ z डिनोट द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z विद -π to π, है ना, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट -π से π लेते हैं हम। तो आगे कहा गया है कि ये एक सीरीज का समेशन है जिसके अंदर ओमेगा लिखा गया है, वेयर ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा, ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा 0 से पाई के बीच में, दैट मीन्स कि ओमेगा इज नथिंग बट e⁻ i/2π/3, ये वही वाला ओमेगा
राइट, जो स्टैंडर्ड ओमेगा हम यूज करते हैं, है ना। तो अब आगे बोला गया कि ओमेगा की कुछ पावर्स दी गई हैं, उसका समेशन और फिर जो फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका आर्ग्यूमेंट निकालना है, वो अल्फा के बराबर है, वो ए के बराबर है, तो फिर इसका वैल्यू बताइए, है ना। तो सबसे पहला काम तो इस सीरीज को ओपन करते हैं, आर्ग्यूमेंट की बात बाद में करेंगे। इस सिग्मा को अगर ओपन करें तो अपने पास आएगा, देखिए एन की वैल्यू 1 से शुरू होकर 2025 तक जा रही है ना। अगर हम 1 से शुरू करें तो ऑड इवन पावर्स के हिसाब से हम देखें तो सबसे पहले बचेगा माइनस ओमेगा, फिर बचेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर बचेगा माइनस ओमेगा क्यूब, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, ओमेगा 4 माइनस ओमेगा 5 प्लस ओमेगा 6 माइनस ओमेगा 7 प्लस ओमेगा 8, इस तरीके से चलेगा। और कहाँ तक जाएगा ये लास्ट टर्म माइनस ओमेगा की पावर 2025 तक जाएगा। अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें इन सारी पावर्स को यूजिंग दिस कि ओमेगा क्यूब जो है, यहाँ पे लिखते हैं ओमेगा क्यूब जो है 1 होता है, ओमेगा की पावर 3n कोई भी टाइप होगी तो उसको 1 लिखेंगे, ओमेगा की पावर 3n प्लस 1 होगी तो उसको ओमेगा लिखेंगे, ओमेगा की पावर 3n प्लस 2 होगी तो उसको ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। इसके ऊपर चलते हुए अगर हम ध्यान से देखें तो इस सीरीज को थोड़ा सा रीराइट कर लेते हैं, तो हम देखेंगे कि जो पहले 6 टर्म्स हैं ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए कैसे, माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यूब विच इज 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 इज ओमेगा एंड ओमेगा की पावर 5 इज ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा की पावर 6 इज प्लस 1 एंड देन प्लस इसके बाद बची हुई सीरीज का समेशन अगर करेंगे तो बचेगा ब्रैकेट में, देखना ऑब्जर्व करना, ये बचेगा वापस से माइनस ओमेगा की पावर 7 इज ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर 8 इज ओमेगा स्क्वायर। फिर उसके बाद इसी तरह से यही प्रोसेस देखो, यही वाले टर्म्स रिपीट होना चालू हो गए। तो इस तरह से चलता रहेगा, -1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से ये जो 6 का कॉम्बिनेशन है, ये देखिए ऑब्जर्व करिए, 6 का कॉम्बिनेशन देखिए, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। दैट मीन ये 6 का कॉम्बिनेशन आपस में कैंसिल होता जाएगा। तो इसका मतलब है हमें ये देखना है कि ओमेगा के 6 के पावर्स तक, है ना, हम 2024 में कहाँ तक कैंसिल कर सकते हैं। लास्ट में 2-3 टर्म्स कुछ बचेंगे, उन टर्म्स का समेशन करके हम फाइनल वैल्यू आर्ग्यूमेंट की निकाल लेंगे। तो लास्ट में आप देखें कि 2025 को अगर हम लास्ट पावर ये आ रही है 6 से डिवाइड करें तो 1 से शुरू हो रही है पावर, 1 से 6 तक, फिर 7 से 12 तक ये सारे 0 होते जा रहे हैं। तो हम देख लेते हैं कि 6 का मल्टीपल कितना बनता है इसके अंदर। 6 3 18 एंड 6 3 18, देन उसके बाद अपने पास बचेगा 22 4 45, 6 7 45, तो अपने पास 42 तक चला गया, तो प्लस 3 पावर बच जाएगी। अगर हमारे पास 3 पावर बच जाएगी दैट मीन्स कि हमारे पास लास्ट के 3 टर्म्स बचने वाले हैं, और लास्ट के 3 टर्म्स ऑफ कोर्स क्या होने वाले हैं कि यहाँ तक सीरीज खत्म होगी, उसके बाद फिर से ये 1 2 3 ये 3 टर्म्स बचेंगे। तो इसका मतलब है इस सीरीज का जो फाइनल समेशन आएगा इस पार्ट का, वो क्या आने वाला है, देखना, माइनस ओमेगा, ये 3 टर्म्स बचेंगे, माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1। देखिए नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, एक नई स्लाइड चाहिए हमें। तो सिग्मा माइनस ओमेगा की पावर n इक्वल टू 1 से लेके 2025, तो इसके अंदर 6 के जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं वो सारे कैंसिल करने के बाद अपने पास बचेगा माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, ये बचेगा। तो और सिंप्लीफाई करें तो इसके अंदर बचेगा ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी, माइनस ऑफ ओमेगा प्लस 1, दिस कैन बी रिटन एज ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ये 0 होता है, राइट। तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं कि दिस इज 2 ओमेगा स्क्वायर, और इसके आगे इसका आर्ग्यूमेंट लिखा गया, और आर्ग्यूमेंट में हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके बताया गया कि हमें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात करनी है। तो 2 ओमेगा स्क्वायर का अगर मैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट देखूं, तो अगर मैं सिंपली आर्ग्यूमेंट देखूं तो 2 ओमेगा स्क्वायर का आर्ग्यूमेंट वही होगा जो ओमेगा स्क्वायर का आर्ग्यूमेंट है 2π/3, लेकिन अगर 4π/3 अगर मैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट देखूं तो उसको हम लिखेंगे -2π/3। तो दैट मीन्स कि दिस क्वांटिटी जिसको a बोला गया है, a इज नथिंग बट -2π/3। अब देखें पूछा क्या गया, पूछा गया 3a/π का वैल्यू, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3a/π इज इक्वल टू 3/π इंटू -2π/3, तो विच इज क्लियरली -2। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चन है। इसके अंदर देखिए क्या कहा गया है, इसके अंदर एक फंक्शन f दिया गया है, एक g दिया गया है, और बोला गया कि g इनवर्स, अगर g का इनवर्स है तो फिर बोला गया है
कि एफ ऑफ जी इनवर्स का डेरिवेटिव बताइए एक्स बराबर 2 पे। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें एक बात पता होनी चाहिए कि अगर मैं जी, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेता है, पता नहीं अपने आप कैसे चेंज होता है ये बार बार। अगर मैं जी इनवर्स एक्स को थोड़ी देर के लिए एच एक्स बोल दूं, राइट, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे सीधा सीधा एफ ऑफ एच ऑफ एक्स का डेरिवेटिव चाहिए, जिसको अगर चेन रूल से लिखा जाए तो दैट इज नथिंग बट एफ डैश एच एक्स इनटू एच डैश एक्स। सीधी सीधी बात ऐसा होगा। और मुझे ये चाहिए x इक्वल टू 2 पे, तो दिस इज नथिंग बट एफ डैश एच ऑफ 2 इनटू एच डैश 2। अब ऑफ कोर्स ऑब्जर्व करना कि अगर मैं g ऑफ 2 निकालूंगा, है ना, g की मतलब h ऑफ 2 अगर मुझे चाहिए तो बेसिकली g ऑफ x की वैल्यू जिस 2 पे आए, जिस x पे आएगी वो वैल्यू, क्योंकि g और f एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो h ऑफ 2 की वैल्यू वही आएगी जिस x पे gx की वैल्यू 2 हो जाएगी। अंडरस्टूड सी बात है। अगर ऐसा है तो यहां से हम इस फंक्शन को अगर सॉल्व करने की कोशिश करें, इसको सिंप्लीफाई करें, तो वो वैसे तो हिट एंड ट्रायल से नजर आ रहा है, क्योंकि जब जनरली एक्सपोनेंट टाइप का फंक्शन आता है तो उसमें हिट एंड ट्रायल ही लगाना होता है। इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि x इक्वल टू 0 पे ऐसा हो रहा है। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि g ऑफ 0 बराबर 2 है, तो इसका मतलब है कि h ऑफ 2 बराबर 0 होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर मुझे h डैश 2 चाहिए तो दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन g डैश 0। सीधी सी बात है ना। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। अब h ऑफ 2 की जगह मैं यहाँ 0 डाल सकता हूँ, f डैश 0 इनटू h डैश 2 की जगह 1 अपॉन g डैश 0। तो इसका मतलब कि हमें इनवर्स निकालने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, बिना इनवर्स निकाले डायरेक्ट हम फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें सिंपली f डैश 0 एंड g डैश 0 का रेशियो चाहिए, तो fx और gx हमारे पास अवेलेबल है, हम नेक्स्ट पेज पे इनका रेशियो निकाल सकते हैं। हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा f डैश 0 अपॉन g डैश 0, और हमें fx दिया गया है ln x स्क्वायर, एक बार चेक कर लेते हैं कितना है, प्लस 2x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 4, एंड gx दिया गया है 4 अपॉन 1 प्लस ई रेज पर माइनस 2x। अगर डिफरेंशिएट करें, f डैश x निकालें, तो दैट विल बी नथिंग बट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ln का डेरिवेटिव कर दिया, फिर चेन रूल से अंदर वाले फंक्शन का 2x प्लस 2। अब हमें f डैश 0 की रिक्वायरमेंट है, तो इसमें x की जगह 0 डाल दीजिए, तो दैट विल बिकम 2/4 विच इज 1/2। इसी तरह हमें g डैश x निकालना है, तो g डैश x इज नथिंग बट, पहले चेन रूल से किया तो -4 अपॉन 1 प्लस ई रेज पर माइनस 2x का होल स्क्वायर, फिर अंदर वाले फंक्शन का इसका डेरिवेटिव दैट इज ई रेज पर माइनस 2x, फिर इसके अंदर वाले का -2। तो बेसिकली हमारे पास बच गया 8 टाइम्स ई रेज पर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस ई रेज पर माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये बच गया हमारे पास। अब क्या करेंगे हम, अब सिंपली हमें x की जगह 0 डालना है। यहाँ पे g डैश 0 चाहिए, तो x की जगह 0 डालते ही आप देख सकते हैं ये क्वांटिटी 1 हो जाएगी और ये क्वांटिटी 1 हो जाएगी, तो 2 का स्क्वायर, तो 8 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 2, तो ये भी 2 आ गया। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा f डैश 0 इज 1/2 अपॉन 2, तो दिस इज 1/4, जिसको हम 0.25 लिख सकते हैं अगर हमें डेसिमल नोटेशंस में आंसर देना है। तो उसके बाद फिर से एक सीरीज दी गई है, तो अब देखें कि इस सीरीज में क्या करना है। ये बड़ी स्टैंडर्ड सी सीरीज है, वैसे तो क्लास में हम पढ़ाते हैं, बट इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि इसमें 2 ऑल्टरनेट टर्म्स चल रही हैं 60, 61, इसके बाद बीच के टर्म्स मिसिंग है, 61, 62 वाला टर्म मिसिंग है, तो उसके बाद डायरेक्टली 62, 63 वाला टर्म आ गया है। तो अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो वो टर्म आगे कहीं ना कहीं मर्ज कर दी गई हैं। ऑब्जर्व करना, ये जो टर्म्स लिखी हुई हैं इसके अंदर कहीं हिडन है वो, ऑब्जर्व करना। अगर मैं इस सीरीज को थोड़ा सा और ओपन करके लिखूं तो ये सीरीज कहाँ तक जाएगी, देखना, 1 अपॉन साइन 60, साइन 61, ठीक है, प्लस 1 अपॉन
साइन 62। तो ये इवन से स्टार्ट हो रही है, पहला डिजिट जो है इवन है 60 62, फिर उससे नेक्स्ट साइन 63, इस तरह से पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया। तो ऐसे करते करते अगर हम चलें तो हम चलेंगे साइन 88 साइन 89 डिग्री तक, यहाँ तक पहुँच गए। इससे नेक्स्ट जो टर्म होगा वो होगा 1 अपॉन साइन 90 डिग्री साइन 91 डिग्री। फिर इससे जो नेक्स्ट टर्म होगा वो होगा साइन 92 डिग्री साइन 93 डिग्री। अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, हमें पता है कि साइन थीटा का वैल्यू साइन 180 माइनस थीटा के बराबर होता है अगर हम थीटा को डिग्रीज में लेके चले। तो यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं इस साइन 91 डिग्री की जगह पे, इस साइन 91 डिग्री की जगह पे साइन 89 डिग्री डाला जा सकता है, इसकी जगह पे साइन 88 डिग्री डाला जा सकता है, इसकी जगह पे साइन 87 डिग्री लिखा जा सकता है। इस तरीके से चलते जाएं तो आखिरी जो टर्म्स लिखे हुए हैं इसमें आखिरी टर्म साइन 118 डिग्री साइन 119 डिग्री लिखा गया है, तो इसकी जगह पे हम 62 डिग्री एंड 61 डिग्री लिख सकते हैं। तो साइन 62 डिग्री साइन 61 डिग्री। अगर हम अब ध्यान से देखें तो हमारे जो मिसिंग टर्म्स थे वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। ऑब्जर्व करना कि सारे टर्म्स अब कंप्लीट हो गए हैं। ध्यान से देखना, जो फर्स्ट टर्म है 60 61, इसके बाद 61 62 62 63, फिर इसके पीछे वाला जो होगा वो होगा 63 64, देन फिर यहाँ पे 64 65, इस तरीके से सारे टर्म्स कंप्लीट हो गए। आखिरी टर्म देखें तो ये सेकंड लास्ट टर्म है 88 89, फिर उसके बाद देखो 89 90। तो इसका मतलब ये सीरीज 90 तक जाएगी। अब इस सीरीज के सम को नेक्स्ट पेज पे एक बार रीअरेंज करके लिखते हैं। तो अगर रीअरेंज करके लिखें तो कुछ ऐसा दिखेगा ये, दिस सम लेट्स से कि s इज इक्वल टू साइन इरेजर चाहिए ना, 1 अपॉन में आना चाहिए ना, 1 अपॉन साइन, एक कलर पता नहीं क्यों बार बार चेंज करता है, आई डोंट नो, 1 अपॉन साइन 60 डिग्री साइन 61 डिग्री प्लस 1 अपॉन साइन 61 डिग्री साइन 62 डिग्री। अब ये सारे ऑर्डर में चल पड़े, साइन 62 डिग्री साइन 63 डिग्री। इस तरह से चलते चलते जो आखिरी टर्म आएगा वो आखिरी टर्म आएगा साइन 89 डिग्री साइन 90 डिग्री, इस तरीके से। अब ये तो बहुत ही स्टैंडर्ड सीरीज है जो हमें क्लास में पढ़ाई जाती है कि अगर अपने पास 1 अपॉन साइन ए साइन बी टाइप की सीरीज आ जाए तो ऑब्जर्व करना कि अगर a माइनस बी या b माइनस ए का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा हो सब में, तो हम देख सकते हैं कि a और b का डिफरेंस जो है यहाँ पे 1 डिग्री आ रहा है। तो उस डिफरेंस से हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके, जैसे यहाँ पे साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कांस्टेंट है तो इसको सीरीज के समेशन के बाहर लिख लिया, और एक जो ऊपर क्रिएट हुआ इससे ये डिफरेंट सम्स क्रिएट कर ले, तो ये जो पार्ट बनेगा ये बन जाएगा कॉट b माइनस कॉट ए। इस तरीके से इस तरह का सम बन जाएगा, राइट। तो इस फॉर्मूला को यूज करते हुए देखें कि अगर मैं इस सीरीज को एक बार समेशन फॉर्म में लिख दूं तो क्या मैं देखना इस सीरीज को ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 1 डिग्री, साइन 1 डिग्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां लिखा साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1, जहां पे थीटा इज वेरिंग फ्रॉम 60 डिग्री, पहला टर्म 60 डिग्री से शुरू होके 89 डिग्री तक जा रहा है, 89 डिग्री, और ऊपर लिखा साइन 1 डिग्री जो कि इसको बैलेंस कर रहा है, तो ये सब डिग्री में है थीटा, तो इस 1 डिग्री की जगह पे लिखा थीटा प्लस 1 माइनस थीटा, ताकि ये b माइनस ए बन जाए। अब इसको खोलेंगे, इस फॉर्मूला को खोलेंगे तो बनेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट। उसमें से साइन ए वाला टर्म कट जाएगा तो बचेगा कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस 1, ये बच जाएगा। तो इसके ऊपर अब सिग्मा लगा दीजिए, कहाँ से कहाँ तक, 60 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक। तो पहला टर्म लिखें तो बचेगा कॉट 60 डिग्री, इस सिग्मा को मैं इस तरह से नीचे सीरीज में खोल रहा हूँ, ये बचेगा साइन 60 डिग्री कॉट 60 डिग्री माइनस कॉट 61 डिग्री, फिर थीटा की जगह 61 डालूंगा तो प्लस कॉट 61 डिग्री माइनस कॉट 62 डिग्री प्लस कॉट 62 डिग्री माइनस कॉट 63 डिग्री। इस तरीके से एक एक करके थीटा का वैल्यू हम डालते जाएंगे, और लास्ट में 89 जब डलेगा तो बचेगा कॉट 89 डिग्री यहाँ पे
प्लस माइनस कॉट 90 डिग्री। अब अगर ऑब्जर्व करें इस सम को ओपन करने के बाद तो इसमें ऑल्टरनेट टर्म्स कैंसिल होती जाएंगी एंड फाइनली एक टर्म यहाँ से बचेगा, एक टर्म यहाँ से बचेगा और इस पूरे के मल्टीप्लाई में ये चल रहा है। इस सम का वैल्यू है, इस सम का वैल्यू है अल्फा, तो इसको हम एस की बजाय अल्फा ही लिख देते हैं। तो यहाँ से क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन यानी 1 अपॉन साइन 1 डिग्री यानी कि कॉसेक 1 डिग्री, इसके मल्टीप्लिकेशन में अपने पास चल रहा है कॉट 60 डिग्री माइनस कॉट 90 डिग्री और कॉट 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 एंड कॉट 90 डिग्री होता है 0, तो यहाँ बचेगा 1/√3। अब इस अल्फा को इधर ले आए, इस √3 को इधर भेज दें तो अपने पास बचेगा कॉसेक 1 डिग्री अपॉन अल्फा इज इक्वल टू √3। अब देखें हमें इसी के स्क्वायर का वैल्यू बताना है, यही पूछा गया इसका स्क्वायर, तो दैट विल बी क्लियरली, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो दैट विल बी क्लियरली इक्वल टू 3। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। देखिए पेपर 2 का लास्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, पेपर 2 का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्या पूछा है इसमें। तो ये अगेन ये प्रॉपर्टी के ऊपर आधारित क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें दिख जाएगा कि क्या किया गया। थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करें, देखिए मैं आपको करवाता हूँ ऑब्जर्व। पहले तो पावर को देखें, जो लिमिट जो लगी हुई है इस लिमिट को देखें, जो लिमिट है वो 1/2 से 2 लगी हुई है, दैट मीन्स कि ये हमें सजेस्ट कर रही है कि प्रोबेबली x इक्वल टू 1/t सब्सटीट्यूशन किया जा सकता है, प्रोबेबली x इक्वल टू 1/t सब्सटीट्यूशन किया जा सकता है। फिर हमने ऑब्जर्व किया कि अगर हम x इक्वल टू 1/t सब्सटीट्यूशन करते हैं तो ये जो क्वाड्रेटिक है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें आगे और पीछे के टर्म्स के कोफिशिएंट जो है वो सेम है ना। तो वापस से यही वाला क्वाड्रेटिक क्रिएट हो जाएगा और यहां से एक जो डिनोमिनेटर में t² बनेगा वो इसके डेरिवेटिव से बैलेंस हो जाएगा, राइट। फिर tan इनवर्स वाले टर्म का क्या करेंगे, अगर tan इनवर्स x की जगह tan इनवर्स 1/x बन जाएगा और अगर आप देख सकते हैं कि जो x है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है तो फिर tan इनवर्स 1/x को cot इनवर्स x लिखा जा सकता है और दोनों को जोड़ने पे उनका सम π/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये एक ही स्टेप में नजर आ जाता है कि इस सब्सटीट्यूशन से ये काम बन जाएगा, राइट। तो फिर हम यही करेंगे, स्टेप 1 पे सब्सटीट्यूशन कर दिया, सब्सटीट्यूशन कर दिया तो ऑब्जर्व करना ये लिमिट्स जो है चेंज हो जाएंगी, 2 से लेके 1/2 हो जाएंगी क्योंकि हमने ये सब्सटीट्यूशन करी है, और tan इनवर्स 1/t बचेगा अपॉन यहाँ बचेगा 2/t² माइनस 3/t प्लस 2 एंड dx की जगह यहाँ पे ऑफकोर्स आ जाएगा -1/t² dt। तो दिस इज -1/t² इंटू dt। तो क्लियरली एलसीएम लेने पे ये t² से t² कट जाएगा तो अपने पास बचेगा एक माइनस, इस माइनस से हम लिमिट्स को पलट देंगे, लिमिट्स को पलट दिया 1/2 से 2, अंदर बचा tan इनवर्स 1/t अपॉन ये t² और ये t² कैंसिल तो वही बच जाएगा 2t² यहाँ पे -3t प्लस 2 -3t प्लस 2 डॉट dt। अब इस क्वांटिटी को cot इनवर्स t लिखा जा सकता है क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो t का इंटरवल है वो 1/2 से 2 का है, तो 1/t का इंटरवल भी यही रहेगा 1/2 से 2। तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव इंटरवल में tan इनवर्स 1/x को tan इनवर्स x cot इनवर्स x लिखा जा सकता है। तो ये अल्फा का वैल्यू जो है फिर से अगर लिखूं तो दैट इज 1/2 to 2 cot इनवर्स t अपॉन 2t² माइनस 3t प्लस 2 डॉट dt। अब आप देख सकते हैं कि ये अल्फा और ये अल्फा इसमें डिनोमिनेटर सेम है, लिमिट सेम है, केवल tan इनवर्स और cot इनवर्स का टर्म अलग है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x मिलके π/2 हो जाएंगे। t और x, अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि ये t अलग है और x अलग है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इंटरनल वेरिएबल है, इंटरनल वेरिएबल की लिमिट डलने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, लिमिट डलने के बाद वो बचता नहीं है। या फिर आप ऐसे सोच सकते हैं कि इस इंटीग्रल में अगर t की जगह x रख दूं तो भी इस इंटीग्रल का वैल्यू नहीं बदलेगा क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी भी है, आपको पढ़ाई जाती है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का क्या रहेगा कि अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा
2 अल्फा विल बी इक्वल टू 1/2 से लेके 2, ऊपर बचेगा π/2 तो उसको बाहर निकाल देते हैं, π/2 dt या dx कुछ भी लिख लो अपॉन 2t² - 3t + 2। अब इसमें से 2 बाहर निकाल लीजिए और इस 2 को भी इधर ले जाएं तो बचेगा π/8 1/2 से लेके 2 dt अपॉन t² - 3/2t + 1। इसको बैलेंस करने के लिए देखना एक 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया तो प्लस इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक 9/16 से एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर दिया। अब देख सकते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है और ये एक कांस्टेंट बच जाएगा तो अपने पास इंटीग्रल बच जाएगा π/8 अल्फा इक्वल टू π/8 1/2 की पावर 2 1/2 से 2 लिमिट dt अपॉन t - 3/4 का होल स्क्वायर एंड दिस क्वांटिटी ये क्या बनेगी, ये बनेगी 7/16 तो इसको हम लिख सकते हैं √7/4 का होल स्क्वायर। अब ये सीधा सीधा tan इनवर्स t का फॉर्मूला बन गया है तो इसको इंटीग्रेट करें तो अपने पास बचेगा π/8 बाहर और लिमिट 1/2 से 2 अंदर बचेगा 1/a विच इज 4/√7 tan इनवर्स x अपॉन a तो एलसीएम लें तो सीधा सीधा x अपॉन एलसीएम ले तो 40 - 3/√7 बचेगा 4t - 3/√7। अब लिमिट अप्लाई कर दें तो जैसे ही हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपने पास बचेगा π/8 इंटू 4/√7 ब्रैकेट में 2 डाला यहाँ पे तो अगर 2 डालें सबसे पहले यहाँ तो बचेगा 8 - 3 विच इज 5/√7 तो tan इनवर्स 5/√7 माइनस लोअर लिमिट 1/2 डाला t की जगह तो बचेगा 2 - 3 विच इज माइनस तो माइनस एक और बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस मिलके प्लस tan इनवर्स 1/√7 ये बचा। अब x और y दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पे अपन डायरेक्टली इसको इवेल्युएट करके एक और स्लाइड पे करें या ऊपर ही कर दें। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलते हैं तो ये बचेगा यहाँ से इसको भी कैंसिल आउट कर लेते हैं तो ये बचेगा π/2√7 अल्फा बराबर π/2√7 tan इनवर्स 5/√7 प्लस tan इनवर्स 1/√7। इसको कैलकुलेट कर दिया तो बचेगा tan इनवर्स a + b अपॉन 1 - ab। सो ये अपने पास बचा tan इनवर्स 6√7 अपॉन 2 ये बचा राइट और यहाँ से बचा π/2√7 ये आई अल्फा की वैल्यू। अब देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, किसका वैल्यू पूछा गया 2a√7 पाई फिर उस पर tan लें और फिर उसका √7 तो देखें ये अपने आप बन जाएगा। अब जो भी बनना है देखिए ये 2a√7/पाई इधर लाने पे बन जाएगा 2a या अल्फा जो भी, चलो अल्फा मान लो, हमने अल्फा लिखा है तो अपॉन पाई फिर इसका tan ले लें तो tan लेने के बाद जो क्वांटिटी बचेगी वो बचेगी 6√7 अपॉन 2 और फिर इसको √7 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसको √7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस विल बिकम 3 × 7 विच इज़ 21। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होना चाहिए।